चलो समझ आया इतना? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो जो बात चल रही है? अब अगर आप पुराना बैंक देखोगे और आप अब का बैंक देखोगे तो आप ये बिल्कुल अपने माइंड में कंसिडर कर पा रहे हो कि कितना ज्यादा बल्कि कस्टमर को अपन आप हैंडल कर पा रहे हैं, कितने ज्यादा हम कंट्री में ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया अपन कवर कर पा रहे हैं। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ड्यू टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्यू टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, है ना? इसकी वजह से हम कंपिटेटिव भी होते जा रहे हैं, है ना? अगर हमें मान लो कंपिटेटिव होना है, एक बैंक है, आपने ही कोई बैंक खोल दिया, तो आज की डेट में बैंक की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑटोमेटेड होना पड़ेगा। आप बैंक में जाओगे, अच्छा मेरे को एक बात और बताना, अब जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया तो आप बैंक में जाके क्या चेक करोगे? बैंक में आप ऑडिट पे गए हो, आप क्या चेक करोगे? वहां की एंट्रीज चेक करोगे या वहां का सिस्टम चेक करोगे? समझ पा रहे हो आप? पहले अगर आप एज्यूम करो जहां पे 100 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर है, वहां पे तो जाके आप सिर्फ एंट्री चेक कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जहां पे एक इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर है, एक इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटाबेस है, वहां पे आप क्या चीज चेक करोगे? एक एक डाटा चेक करोगे? आप बताओ। वहां पे आप सिस्टम चेक करोगे कि वेदर द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मैं आपको एक रियल सिनारियो बताता हूँ। मैं खुद गया था, सिंडिकेट बैंक की ऑडिट थी, मैं उस पर गया था और वहां पे हमारा इंटरनल ऑडिट का काम होता था। आप देखना कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो रही थी। तो हम वहां पे चेक कर रहे थे, वहां का सॉफ्टवेयर था एथिक करके, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो चलता है बैंकों में। एसबीआई बैंक में भी वही चलता है, जितनी ब्रांचेज है वो चलता है उसमें एथिक। कहीं कहीं पे ओरेकल भी चलता है, कहीं कहीं पे सैप भी चलता है। ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, इनके ईआरपी सॉफ्टवेयर है ना। आप सीख जाओगे जब जाओगे इंडस्ट्री में। तो मैं वहाँ गया था, मेरे बच्चे और मैं, वहाँ हम चेकिंग कर रहे थे। वहाँ चेकिंग करते 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 हमें ये पता चला कि कम से कम 1000 ऑफ अकाउंट हैं जिसमें बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं लग रही, जिसमें बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं लग रही। सिस्टम में कोई एरर आई हुई है जिसकी वजह से बैंक चार्जेस बैंक के कट ही नहीं रहे हैं। अब बैंक चार्जेस बैंक के लिए क्या है बताना? इनकम है। बैंक के लिए क्या है? इनकम है। और आप अपने मेजर रेवेन्यू, जो डायरेक्ट रेवेन्यू है आपका, उसको ही दिक्कत में रख रखा है आपके सिस्टम ने। आप बताओ, ये एक मेजर फाइंडिंग है या नहीं है? और वहां पे कितने अकाउंट होंगे और ऐसा कितनी ब्रांचेस में हो रहा होगा? हम तो एक ब्रांच का कर रहे थे। तो हमें ये पता चल गया। और आप ये देख लो कि अगर मान लो 10,000 भी अकाउंट है वहां पे और 10,000 अकाउंट में बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं लग रही, एक एक हजार तो सबके होंगे, साल के 1,000 तो हो ही जाते हैं, 1,000 2,000 बैंक चार्जेस हो जाते हैं। तो 1,000 से भी आप एवरेज लगाओ, मल्टीप्लाई करो 10,000 से, कितना पैसा हो गया? 1 CR। 1 CR, 1,000 इंटू 10,000, 10,000 अकाउंट है, कितना हुआ? 1 CR। 1 CR रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, किसी को ये पता ही नहीं चल रहा। पता कैसे चलेगा? जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जो वहां पे कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है उसकी ऑडिट करोगे। समझ में आया? आप मैनुअल और कंप्यूटराइज यानी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में फर्क समझ पा रहे हो? इतना ही समझाना था। चलें आगे, आइए। आइए, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, स्पेलिंग ठीक कर लेना, खुद ही बता रहा हूं भाई, स्पेलिंग ठीक कर लेना। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आइए। कह रहा है बिजनेस एंटिटी, प्लीज इधर बच्चों, बिजनेस एंटिटी आजकल कहाँ चल रही है, क्या चलाती है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर चलाती है। और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रियल टाइम ट्रांजैक्शन कहीं पे भी रिकॉर्ड हो सकती है, कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है, कहीं पे भी रिपोर्टिंग आप उसकी कर सकते हो और कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो हमने पी आनंद के बेटा 10 सेंटर और खोल दिए, तो आप बताओ हमें ईआरपी लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा। जिस बच्चे का भी एक एडमिशन होगा वो यहाँ पे साइट पे आएगा और हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये नया बच्चा आया है और ये इस कोर्स के लिए एनरोल हुआ है। आ रहा है आपको समझ में? तो एक ऐसा सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा जिससे हम सारे अपने ब्रांचेस को इंटीग्रेट कर दें, है ना? यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा। आ रहा है? आइएगा।
तो कह रहा है हमने ERP सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है जिससे हम परचेज रॉ मटेरियल की करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं फिनिश गुड्स का, जिसके थ्रू अपन सेल भी करते हैं, जिसके थ्रू हम फिनांस को भी मैनेज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, और जिसके थ्रू हम रिपोर्ट निकालकर डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं। अगर आप बैंक में जाओ और बैंक की ऑडिट, आप बैंक से पूछोगे भैया आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, तो उनका एक अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर होता है जिसको मैंने बताया एथिक्स भी होता है, कहीं कहीं ओरेकल भी होता है, कहीं कहीं पे नॉर्मल और ये ERP भी होते हैं, कहीं पे SAP यूज होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आप पूछोगे ना उनसे तो वो एक ही सॉफ्टवेयर पे सारा काम कर देते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही सॉफ्टवेयर पे वो कस्टमर का अकाउंट भी खोल देते हैं, उसकी जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी कर देते हैं, उससे जो रिपोर्टें निकलनी है बैंक के पर्पस के लिए, ऑडिट के पर्पस के लिए, कस्टमर के पर्पस के लिए, वो भी निकाल देते हैं उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपका यूजर फेस भी बना हुआ होता है। अरे आपको भी, आप लॉगिन करते हो नेट बैंकिंग में तो आपको एक यूजर इंटरफेस मिलता है, वो यूजर इंटरफेस भी वो सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है साइट के थ्रू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये सारा कैसा इन्वायरमेंट है? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जाके आपको स्पेशल कंसिडरेशन देने पड़ेंगे, इसलिए आपकी बुक में चैप्टर अलग से बनाया हुआ है। बाकी और कुछ अलग नहीं है, प्रोसीजर सारे वही लगने हैं। समझ में आ रहा है? जो हमने बेसिक्स में पढ़ा है वही सारे यहाँ पे भी प्रोसीजर लगने हैं। सही है? यहाँ पे भी आपको RAP करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको प्री एंगेजमेंट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको RAP करके उसका रिस्पॉन्स डिजाइन करना पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्स डिजाइन करने के बाद यहाँ पे भी आपको ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, और उसी के हिसाब से आप अपनी यहाँ पे भी रिपोर्टिंग करोगे। तो कुछ अलग नहीं है, बस जो भी ये सारा काम है हम कहाँ कर रहे हैं, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आ रहा है। तो उसका एक तड़का लग जाएगा बस इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। डन? चले आइए, ये समझ में आया? इसके बाद देखिएगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, बस यहाँ ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मेरे बच्चे, अभी हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे मैंने मार्क करा है, अभी बस हम स्लाइड कवर कर रहे हैं जो एक, जिसने कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के यहाँ पे डाल दी हैं, इसके बाद हम बस रीड मारेंगे, हमारा चैप्टर खत्म। आ रहा है समझ में? चले आइए, देखिए बच्चे, रिस्क मैंने बोला SC 315 के हिसाब से ही करेंगे। क्या करना है हमें? आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है, और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। आता है आपको ये बहुत अच्छे से? आइएगा, वेदर रिस्क एग्जिस्ट और नॉट, ये कैसे पता चलता है आपको रिस्क है या नहीं है? कैसे पता चलता है? 315 के हिसाब से ही आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, यही तो बात करी थी हमने। तो यहाँ पे भी वो सेम ही प्रोसीजर लगाने हैं, लेकिन ये सब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हो रहा है इस बारी। मैंने बोला ना हमारी अप्रोच बदल जाएगी, काम तो वही है। अरे बैंक जहां 100 कस्टमर है वहां मैं जाके डाटा चेक कर लूंगा, लेकिन जहां भाई लाखों कस्टमर है, करोड़ों में कस्टमर है, वहां तो जाके सिस्टम ही चेक होगा। कितना डाटा चेक कर लोगे आप? तो वहां जाके आप उसका सिस्टम चेक करोगे कि सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, कई बार हम एक्सेल सीट में काम कर रहे होते हैं, हमें पता लगता है ये तो टोटली गलत आ रहा है यार, कुछ फॉर्मूला गलत हो रहा होता है वहां पे। तो लेकिन जब बल्कि डाटा होगा तो काम तो उसके थ्रू ही करना है। समझ में आ रहा है आपको? किसी टूल के थ्रू, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, किसी कंप्यूटराइज मेथड के थ्रू, लेकिन वहां पे बस अप्रोच बदल जाएगी। यहाँ पे डाटा चेक होगा, वहां पे सिस्टम चेक होगा। आ रहा है? पक्का? आइए, तो भैया इसके लिए हम असेसमेंट करते हैं रिस्क का। रिस्क कैसा है हमारा? हाई है, मॉडरेट है या लो है? अच्छा, ये जो हम RAP कर रहे हैं मेरे बच्चे, उसको हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं, पढ़ा है आपने? डॉक्यूमेंट करते हैं। तो मेरे ये डायग्राम बनाने का मतलब क्या है? डायग्राम बनाने का मतलब बस इतना है, करना काम वही है, लेकिन बस अप्रोच चेंज होगी। आ रहा है? आइएगा, रिस्पॉन्स डिजाइन करना है। रिस्पॉन्स कैसे डिजाइन करोगे? या तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग लगाओगे या फिर कंप्लायंस लगाओगे। कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने के बाद, ये दोनों प्रोसीजर लगाने के बाद आप रिपोर्टिंग करोगे। आया या नहीं आया? आया? इतना समझ में आया? नॉर्मल बातें थी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वही सब लगेगा जितना हमने बेसिक्स में पढ़ा है। चले आइए, अब कह रहा है कंट्रोल किस किस तरह के होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। तो आपने कंट्रोल मैनुअल वाले तो पढ़े हुए हैं। देखिए, कंट्रोल नेचर कैसा है? या तो ऑटोमेटेड हो सकता है या मैनुअल हो सकते हैं। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? सिस्टम ड्राइवन कंट्रोल। जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि सर हमारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, 1 लाख कैसे आ जाएंगे आपके पास? ये भी एक तरह का कंट्रोल है, बैंक ने लगाया हुआ है कि जिसके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही ट्रांसफर करियो। आ रहे समझ में? हाँ,
आप जाते हो किसी एटीएम में, कई बार मैं गया कल एटीएम में, मैंने डाला एटीएम, मैंने लिख दिया 2 लाख निकाल दे, अरे मैंने कमांड दे दी, कहने का मतलब है निकल ही नहीं रहे, क्यों? वहां पे लिमिट है 10,000 रुपए की, अदर एटीएम में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 10,000 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो ये भी कंट्रोल है एक तरह का, ये भी एक तरह का कंट्रोल है मेरे बच्चे। अरे तो सिस्टम में अपन कंट्रोल लगा देते हैं, तो ये कैसे हो गए? ऑटोमेटेड कंट्रोल है, अपने आप काम कर रहे हैं ये सब। मेरा एटीएम अपने आप काम करता है, चुपचाप बैठा रहता है, आप लोग जाते हो वहां पे कमांड डालते हो, वो रीड करता है, अगर आप ऑथराइज पर्सन होते हो तो वो पैसा निकालता है, अदरवाइज वो नहीं निकालता। अब उसमें जितना भी सिस्टम मैंने डाला हुआ है वो सब क्या है? ऑटोमेटेड कंट्रोल। आ रहा है या नहीं आ रहा? कई बार मशीन होती है वो पैसे जमा करने वाली, आप जाओ वहां कागज का टुकड़ा लेके काट के जमा करके आओ, कर लेगा जमा? वहां पे प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि नोट असली है या नहीं। डन? वो सब भी कंट्रोल है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, मैनुअल कंट्रोल कैसा होता है? कंट्रोल बाय दी मैनेजमेंट। क्या सिर्फ ऑटोमेटेड कंट्रोल से काम चल सकता है? आंसर इज नो। थोड़ा बहुत तो मैनुअल कंट्रोल वहां पे लगाना होगा। आप जाते हो तो देखते हो वहां गार्ड भैया बैठे होते हैं, दैट इज मैनुअल कंट्रोल। सही है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि सबको सिस्टम ही कर दे रहा है, वहां पे मैनुअल कंट्रोल भी है ऑटोमेटेड के साथ। तो मैंने बोला ये क्या है? तड़का है। डन? आइएगा, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड द डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सही है? तो सुनिएगा, ये एग्जांपल लिखा है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि ये किसकी बात कर रहा है? कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। कह रहा है भैया आपने सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन अगर वहां रॉ मटेरियल ही आप बेकार डाल रहे हो तो वहां से जो आउटपुट बेकार ही आएगी। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है वहां पे आपको मैनुअल कंट्रोल भी लगाने पड़ेंगे कि जो रॉ मटेरियल डले वो चेक करके डले। अगर हमें घी बढ़िया वाला बनाना है तो वहां पे जो दूध डले वो फुल क्रीम वाला डले, टोन्ड मिल्क से आप घी ना निकालने लग जाओ। आ रहा है समझ में? क्लियर है नहीं है? चले आगे, आइएगा। अब बच्चे ये टेक्निकल कंट्रोल है, ये भी डिस्कस करेंगे स्टडी मैट से क्लियरली। आ रहा है आपको समझ में? कह रहा है जनरल आईटी कंट्रोल है, एप्लीकेशन कंट्रोल है और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है। अभी देखेंगे बुक से कि इसमें क्या क्या है, इसे हमें ध्यान से अलग से पढ़ना है। ये टेक्निकल कंट्रोल है। टेक्निकल कंट्रोल बोले तो विच इज यूज्ड इन ओनली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोर एरिया हो गया ये। समझ में आया? अभी पढ़ेंगे, आ जाए। आइए, मैं स्टार मार्क कर दूं जो जो पढ़ेंगे। एक ये, एक ये। आए बच्चे? आ गया? आइए, ठीक है। ये रह गया अभी हमारा क्या? जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। सही है? मैं थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दे दूं। जनरल आईटी कंट्रोल ये है कि किसी आईटी इन्वायरमेंट में जो जनरलाइज कंट्रोल लगने चाहिए वो लगेंगे। जैसे सिस्टम ठीक जगह होना चाहिए, सर्वर जहां बनाया है हमने, सुनिएगा, सर्वर जहां हमने बनाया है, सर्वर को कोई सेफगार्ड करने के लिए होना चाहिए, सर्वर पे धूल ना जमे, सर्वर गंदगी में ना हो, सर्वर कहीं फ्यूज ना हो जाए, ऐसी जगह ना हो कि जहां बारिश आ जाए और वो उड़ जाए। तो वो जनरल आईटी कंट्रोल, समझ पा रहे हो? यानी एक आईटी सिस्टम को चलाने के लिए जो जनरलाइज कंट्रोल चाहिए वो कौन है? जनरल आईटी कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल बोले तो रिलेटेड टू सम एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास टैली है, टैली के अंदर जो पासवर्ड लगता है वो क्या हो गया? एप्लीकेशन कंट्रोल। यानी किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उस सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक कंट्रोल, वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन कंट्रोल। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ेंगे डिटेल में, घबराने की बात नहीं है। अगला देखिए, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, सम मैनुअल, सम डिपेंडेंट ऑन आईटी। डन? अभी पढ़ लेंगे, आ जाएगा। ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया। क्या ये प्योरली रिलेट कर रहा है आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से? हाँ, कौन सा? ये वाला कह सकते हो, हाँ। लेकिन ये जो ऑटोमेटेड है ना, ये वैसे कंट्रोल हैं जो एक सॉफ्टवेयर में हमने लगा दिए। डन? इसको आप ये बोल सकते हो कि इसको हम एप्लीकेशन में भी ले आ सकते हैं।
आईटी डिपेंडेंट वाले में, हाँ। और तीसरा वाला जो है ना वो कह रहा है ये टेक्निकल कंट्रोल, इसलिए इसको नाम दिया है कि एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जो स्पेसिफिक कंट्रोल लगेंगे, ये उनकी बात कर रहा है। सही है तो वो भी ऑटोमेटेड ही, समझ में आ रहा है आपको, है तो वो भी ऑटोमेटेड ही, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक अलग कैटेगराइज कर दिया कि एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ये कंट्रोल और बढ़ जाते हैं। आया आया मैडम, चले पक्का, आइए। कह रहा है टेस्टिंग मेथड देख लीजिए, आप तो एक्सपर्ट हो टेस्टिंग के मेथड के, भैया टेस्टिंग मेथड लिखा है, घबराइएगा नहीं, बीच में से तीर जा रहा है। टेस्टिंग मेथड बोले तो, टेस्टिंग मेथड बोले तो पढ़े थे आपने? देखो भैया, इंक्वायरी करोगे, अरे यार आप ऑडिट पे जाओगे, काम तो वही करोगे ना, आप सिस्टम चेक करोगे, लेकिन आप उसमें भी पूछोगे ना कि भाई बता ये वाला जो कमांड आप देते हो इससे होता क्या है। जो आपके जितने भी डेबिट की, ऑटो डेबिट की एंट्रियां लग रही हैं, बैंक चार्जेस की जो एंट्रियां लग रही हैं, अकाउंट से अपने आप बैंक चार्जेस क्वार्टरली कट जाते हैं, उसके लिए कौन सा सिस्टम काम कर रहा है वो दिखाओ मेरे को। आ रहा है वो सिस्टम, सब में ये एंट्रियां लगवा भी रहा है या नहीं लगवा रहा है ना रसिका मैडम, लगवा भी रहा है या नहीं लगवा रहा। जो ऐसा भी हो सकता है कहीं एक्सपेंसेस में दिक्कत हो रही हो, अरे आपको इंटरेस्ट भी तो देना होता है बैंक को, इंटरेस्ट भी तो देना होता है, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट की एंट्री ना लग रही हो। हाँ, आ रहा है आपको समझ में, तो वो आप चेक करोगे। कह रहा है टू सीक दी इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि चीजें वहां पे कैसे वर्क कर रही हैं, इंस्पेक्शन करोगे, एग्जामिन करोगे, और रीपरफॉर्मेंस करोगे टू रीपरफॉर्म दी एक्टिविटी। रीपरफॉर्मिंग कैसे होगी वहां पे, आप डमी क्लाइंट बना के देख लो, वहां पे आप डमी क्लाइंट बना के देख लोगे कि भैया मेरे तू 5 अकाउंट खोल के दिखा और मेरे को ये दिखाइयो, मैं अगले क्वार्टर में आऊंगा देखूंगा एंट्री लग रही है नहीं लग रही डेबिट की। डमी क्लाइंट बना दिया, वो है नहीं एक्चुअली, लेकिन मैं डमी बनवा रहा हूँ, आप मेरे को दिखाओ करके, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। क्लियर है? मैं आपको जैसे आपकी कॉलेज में असाइनमेंट मिलता है कि आप एक किसी की रिपोर्ट निकाल के लाओ, आप बना के देखो, तो आप वहां सबको डमी ही तो कर रहे होते हो। आ रहा है समझ में? मान लो मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया कि फार्मा सेक्टर का आप मेरे को निकाल के दो कि डेटर कौन कौन होते हैं, तो आप बनाओगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए आइए अगली स्लाइड पे, ये वाली खत्म हो गई, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया देख लो। यहाँ तक हमने कर लिया है टेस्टिंग मेथड तक, मेरे बच्चे यहाँ तक हमने कर लिया टेस्टिंग मेथड तक। हेलो, टेस्टिंग मेथड तक हमने कर लिया है, अब यहाँ से आगे अपन बढ़ रहे हैं। क्लियर है नहीं है? बुक से अभी देखेंगे डिटेल में, डन। अभी आपका इस जो स्लाइड अगर हम कर लेंगे ना, ओवरव्यू आपका खत्म हो जाएगा, बस फिर बुक से देखना देखना होगा, सब कुछ समझ में आता जाएगा, इजी चैप्टर है बिल्कुल। आइए, अकेले पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आए, क्या समझे बच्चा लोग? अब अगला पॉइंट क्या आ रहा है देखना जरा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। क्या आ रहा है अगला? पढ़े थे क्या आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? मैंने लॉ में भी आपको याद कराए थे कि ये 5 तरह के, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, ऑर्डरली कंप्लायंस, कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता था। हाँ, आइए, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, ऑर्डरली कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर, और 2 पॉइंट और थे, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस और टाइमली प्रिपरेशन। 5 पॉइंट थे उसमें। मैं लॉ की क्लास से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और वही 5 चीज मैं आपको हर बार याद दिलवाता हूँ, डन। लेकिन आपको तो पता ही है, यादें बस यादें रह जाती हैं। आइए, कह रहा है मीनिंग, सुनिएगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमने बहुत अच्छे से लॉ में भी कवर करा हुआ है, और पिछले अभी लेक्चर में ऑडिट में भी हमने कवर करा था। आइए देखिएगा, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बताता है कि आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में लिखना है। किसमें? डायरेक्टर रिपोर्ट में। किसमें? डायरेक्टर रिपोर्ट में। 134 डायरेक्टर रिपोर्ट का है, कुछ याद है?
एज्यूम कर लूं कि थोड़ा बहुत आता है आप लोगों को। आइए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता क्या है, देखिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी, किस किस चीजों के लिए बताइए, orderly and smooth functioning of company business, safeguarding of asset, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting record, timely preparation of reliable financial information। क्या कुछ चेंज हुआ इसमें, या पांचों के पांचों पॉइंट वही सेम है? प्लीज याद कर लीजिएगा, क्या है ये? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो डायरेक्टर को इंश्योर करना होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस है और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी ठीक है। क्लियर है? आगे चलिए, फिर कहता है, ये तो था कि भैया अभी किसकी बात करी, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5, जिसमें बोला डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में एक डायरेक्टर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में इंश्योर करना है अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में। आया? अब आगे देखिए, कह रहा है भैया ऑडिटर के ऊपर भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या मैनेजमेंट ने, क्या डायरेक्टर ने वहां पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हैं और क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आप वहां पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करोगे। ये बात हमने करी थी पिछले लेक्चर में भी, अगर याद हो तो। कुछ कुछ याद है? आइए, फिर भैया यहाँ पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेक करना होता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं और उसमें क्या रिस्क मैनेजमेंट करा गया है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी चेक करना होता है और ऑडिट कमेटी को भी इसके ऊपर कमेंट देना होता है। डन? तो कहने का मतलब है यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे किस किस को मेट आउट करनी होती है। क्लियर है? चले आइए, बुक में भी लिखा हुआ है, इस चैप्टर में देखेंगे अभी। कह रहा है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 डायरेक्टर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में बोलना होता है। यानी ये मैनेजमेंट को इंश्योर करना होता है, डायरेक्टर को इंश्योर करना होता है कि वहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो ऑपरेट इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 देखिएगा, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑडिटर रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, जो कहता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में ऑडिटर को कमेंट डालना है। ये बोलना है ऑडिटर को कि वहां पे जो मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 में, क्या वो मेट आउट हो रही है ठीक से या नहीं हो रही, ये ऑडिटर को इंश्योर करना है। डन? आगे आइएगा, रूल 8 सबसेक्शन 5, रूल 8 सबसेक्शन 5 डायरेक्टर रिपोर्ट्स का बोलता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडिक्वेट है या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो प्रॉपर है या नहीं। सही है? यहाँ पे बात चल रही है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की। अब ध्यान रख लेना कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में अगर आएगा तो आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखनी है। आगे आइए, कह रहा है शेड्यूल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बोलता है इंट्रीगिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द रिस्क मैनेजमेंट। वहां पे आपको इंट्रीगिटी चेक करनी है, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल कंट्रोल की और रिस्क मैनेजमेंट की। किसको करनी है? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल स्टेज पे है, डायरेक्टर का पूरा चैप्टर ही फाइनल स्टेज पे है अभी, तो इसलिए आपको ये कम कम आता होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ कुछ कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंप्लायंस करने की जरूरत होती है, जहाँ पे एक बाहर का बंदा आके डायरेक्टर बनता है जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि एक सीए भी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी एक साइट है, वहाँ पे जाके आप भी अपने आप को जब सीए बन जाओगे रजिस्टर कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम करना, तो कोई कंपनी आपको भी पिक कर लेगी, आपके पास मेल आ जाएगा। फॉर्म वगैरह भरना होता है। चले चले, आया इतना? आइएगा, कह रहा है सेक्शन 177 किसी ने पूछा था मुझसे, ऑडिट कमेटी का है। कह रहा है कमेंट करता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर
कमेंट करता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, कमेंट करना है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को और इंटरनल ऑडिटर को। सही है। तो ऑडिट कमेटी भैया कमेंट मांगती है इनका, किसका? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का और इंटरनल ऑडिटर का, कि भैया आप बताओ कि कैसा है हमारा इंटरनल कंट्रोल। सही है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कवर था, अभी बुक से भी दोबारा देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब आ रहा है डाटा, डाटा एनालिटिक्स। सही बोला इस बार? हे भगवान, अब दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, ये ध्यान से समझना, ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना, आसान सा है। कह रहा है एक एनालिटिकल प्रोसीजर है ये, जिसमें हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ डाटा से। क्या करते हैं हम? रॉ डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? डाटा एनालिटिक्स। आ गया मेरे को भी, समझ में आया? तो हम इसके लिए यूज करते हैं यूजिंग द टूल, प्रोसेसेस एंड टेक्निक, जैसे एक्सेल का यूज करते हो आप ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, और कैट्स का यूज करते हो। कैट क्या होता है अभी देखेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। सही है, जो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में आप लगाते हो ऑडिट की टेक्निक्स, जैसे ऑडिट ट्रेल को चेक करना, ऑडिट ट्रेल को चेक करना, एडिट लॉग्स आप चेक करोगे, एडिट के लॉग की कहाँ कहाँ पे एडिटिंग करी गई है, ऑडिट ट्रेल कैसी है, कैसे इनिशिएट हो रही है ट्रांजैक्शन, ये चीज़ें आप वहाँ पे चेक करोगे। समझ में आया? क्या आप मेरे को बता पाओगे कि ये कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी रॉ डाटा। जैसे एक स्कूल का डाटा आपके पास आ गया एक्सेल की सीट में, अब वहां से आपको ये निकालना है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, कितनी कितनी लड़कियां, कितनी गर्ल पास हुई हैं, कितने बॉय पास हुए हैं। तो अब आप एक्सट्रैक्शन की टेक्निक लगाओगे, आप उस डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे, और ऑर्गेनाइज करके आप मेरे को निकाल के दोगे कि सर टोटल 12th क्लास में इतने बच्चे पास हुए हैं, उसमें से इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतने बच्चे 60% से ऊपर है, इतने बच्चे 60% से कम वाले हैं। तो ये सब क्या है? एक रॉ डाटा में से मैं क्या निकलवा रहा हूं आपसे? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? डाटा एनालिटिक्स। क्लियर है? पक्का? अभी पढ़ना बुक से, समझ में आ जाएगा, इतना ही है। पैराग्राफ बड़ा है लेकिन क्रक्स यही है। समझ आया? आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, याद रखोगे? आइए, खत्म हो रहा है बस, देख लो, फिर बुक पे आ रहे हैं। बुक में भी छोटा सा है, 20 पेज है, बस खत्म हो जाएंगे, फटाफट खत्म हो जाएंगे। 20 पेज है। अरे भैया मैंने 30 मिनट में 20 पेज पढ़े थे कल आपके लिए, मेरे लिए भी चैप्टर नया कब पढ़ा था मैंने। आइए प्लीज, क्या कह रहा है? वीकनेस आइडेंटिफाइड इन इंटरनल कंट्रोल। अगर आपको वीकनेस मिली तो क्या करना है पता है आपको? दो चार्ज विद गवर्नेंस, सिंपल है। आइए देखो, कह रहा है वेदर इट इज कंस्टिट्यूट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल और इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। इनमें से कोई भी सिनारियो आपको मिला है? कह रहा है ऐसा कोई सिनारियो नहीं मिला तो बढ़िया है, तो बल्ले बल्ले है, तो आप क्लियर रिपोर्ट दो गई। लेकिन ऐसा अगर कोई सिनारियो मिला है आपको, तो आप चेक करोगे कि वेदर देर इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। यानी आपको वो देखना है क्या वो जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये तो चेक कर लोगे। बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, आ रहा है या नहीं आ रहा? मटेरियलिटी आप पढ़ चुके हो। क्या मैंने बेंचमार्किंग बताया था आपको मटेरियलिटी के टाइम पे? याद रखना, बेंचमार्किंग इंपॉर्टेंट होता है। सही है, आइएगा। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? कम्युनिकेट टू दी, एंड इंपैक्ट देखोगे उसका ऑडिट ओपिनियन पे, ऑडिट रिपोर्ट पे, और कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे। सही है, आगे आइएगा। कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलोगे करेक्ट कर दे भाई, मैनेजमेंट को बोलोगे करेक्ट कर दे भाई, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन ठीक कर लो। समझ में आया? आपने 3-4 एम्प्लॉय का नाम गलत कर रखा है, पैसा तो ठीक ठीक जा रहा है, एम्प्लॉय का नाम गलत है, ठीक कर लो। समझ में आया?
क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है ये? आंसर इज नो। पैसा तो ठीक जा रहा है, समझ में आ रहा है? नाम ठीक करवा दिया आपने, देख लो। रिपोर्ट करोगे मैनेजमेंट को, एसेस करोगे उसका इम्पैक्ट, कंपनसेटिंग कंट्रोल लगाओगे, मिटिगेट करोगे, मिटिगेटिंग फैक्टर लगाओगे कि भैया ठीक कर लो इसे, और इम्पैक्ट देख लोगे इसका ओवरऑल आईटी कंट्रोल के ऊपर। डन, समझ में आया? आइए अब इस चैप्टर को हम पूर्ण विराम देंगे, है ना? क्या 2 मिनट ब्रेक चाहिए क्या? पढ़ाई क्या यार, अभी पढ़ाई क्या यार, आ जाओ साथ साथ में निपट जाएगा। चलो भाई 2 मिनट ब्रेक। आ जाओ बच्चों, अब हम स्टडी मैट से देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स जो हमारे वहां रह गए थे। चैप्टर तो सेम है ना बच्चे? देख लेना, गलती नहीं करी है मैंने, 6 है ना? आना, देखो हमें पढ़ना क्या क्या है बच्चे, मैं यहां से भी एक बार दिखा देता हूं। कह रहा है हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है मीनिंग की ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। आपको आ गई है वैसे, क्या आपको पता नहीं चला ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है? मेरे को बताना, अभी बस यहां से रीड करना बाकी है। कह रहा है अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ आईटी इन ए ऑडिट। आप लिख नहीं सकते, इससे आप कम्पिटिटिव हो जाओगे, इससे आप ज्यादा कस्टमर बेस देख सकते हो, इससे आप एक्यूरेसी बढ़ा दोगे, इससे आप रिलायबिलिटी बढ़ा दोगे, इससे आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, रियल टाइम एक्सेस कर सकते हो। दुनिया भर के पॉइंट्स है यार, कुछ भी लिखोगे इसमें चलेगा, बस सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। आप अपनी प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना? आप कभी भी कोई सी भी रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हो, आप कहीं पे भी रिमोट एक्सेस कर सकते हो। अभी पढ़ा नहीं है मैंने, तब पॉइंट आ रहे हैं इतने, फट ना जाए कहीं। आ जाओ आ जाओ, लर्न हाउ टू परफॉर्म एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड डॉक्यूमेंटिंग द सेम। ये भी बताया आपको, कह रहा है कैसे परफॉर्म करना है हमें, ये सीख लेंगे थोड़ा सा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट, और उसे कैसे डॉक्यूमेंट करना है। डन, अभी देखेंगे यहां से। आगे आइए, कह रहा है वेरियस रिस्क इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोल। किस किस तरह के वहां पे रिस्क होते हैं? रिस्क जैसे कि भैया सिस्टम ही खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा रिलायंस है हमारा सिस्टम के ऊपर, डाटा लॉस भी हो सकता है, डाटा उड़ भी सकता है। आ रहा है समझ में आपको? कोई हैक भी कर सकता है। तो अगर देखो नई कोई शक्तियां आएंगी तो उसके साथ नए रिस्क भी आते हैं, एक तरह से शक्तियां है ना भाई ये, तो इसके साथ रिस्क भी एसोसिएट होके आएगा, तो वो रिस्क पढ़ लेंगे यहाँ से। आगे आइए, कह रहा है गेन नॉलेज ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपसे अच्छी तो किसी को नहीं है। आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड नॉलेज आपसे अच्छी तो किसी को नहीं है। आप फाइनल वाले से पूछ के देख लेना, आपको ज्यादा अच्छी है। आइए, रिकॉग्नाइज द वे डाटा एनालिटिक्स कैन बी यूज इन ऑडिट। सही है, तो ये वही वाला कंसेप्ट है, हकलाने वाला, अभी जो हम हकला रहे थे। आ गया ये, लर्न टू एसेस एंड ऑडिट फाइंडिंग्स। क्लियर है? नहीं है, रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। तो ये जो जैसे रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग पढ़ लेंगे। तो आपको ओवरऑल अगर देखोगे आप, आपको लग रहा होगा कि इजी है, लग रहा है ना? चले आइए, अब जल्दी जल्दी फटाफट। कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है सोच के देखो, बस सोचना, टिकट बुक मत कर लेना। कह रहा है थिंक ऑन द फॉलोइंग, कंफर्मेशन ऑफ ए ऑनलाइन। बस सोचना है भैया, लेनी नहीं है कंफर्मेशन, कहीं पहुंच जाओ आज करके देखते हैं सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में मूवी कैसे बुक होती है। चलो बुक हो गई तो देख भी आते हैं, करना नहीं है। आइए, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड बिल, ये कर सकते हो हमारे। इंटरनेट बैंकिंग, यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूजिंग एटीएम विड्रॉल, ठीक है, ऑफिस मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब क्या है? ये सब काम हो रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। आ रहा है? कह रहे ये थिंक करके देख लो। ये पैराग्राफ घर पे पढ़ लोगे, मैं बता दूं। वही कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से भैया हम रिलाय करने लग गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और एप्लीकेशन करने, कह रहा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन के ऊपर मोर देन एवर, जितना हमने पहले कभी नहीं करा। सही है, सत्य है? आप बताओ झूठ है क्या? चले, कह रहा है मैनी ऑफ दीज आईटी सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस डाटा दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और हम इन सब आईटी सिस्टम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना?
तो ये नॉर्मल सी बातें लिखी है, कह रहा है ऑडिटर को ऑफ्टन रिलाई करना पड़ता है उन सब डाटा के ऊपर जो जनरेट हो रहा है सिस्टम के थ्रू। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है आईटी स्पेसिफिक रिस्क की, जो कि पोटेंशियल इंपैक्ट करता है इंटीग्रिटी के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर और डाटा फ्लो के ऊपर थ्रू ए कंपनीज सिस्टम। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको भगा रहा हूँ? सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, हवा है हवा। चले आइए, तो कह रहा है इन दिस चैप्टर अपन क्या लर्न करने वाले हैं, नीड, रेलिवेंस एंड अप्रोच टू बी अडॉप्टेड व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट इन द, बता दिया गया मैंने, तो घर पे पढ़ लेना, बहुत हो गया तमाशा, आगे आ जाओ, है ना। व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? वाओ, आप बताओ क्या है, पढ़ दूं एक बारी, जल्दी जल्दी एक सांस में, आइए। Let us first understand what is the term automated environment means. An automated environment basically refers to a business environment where the process, operation, accounting and even decision are carried out by using the computer. ऐसा नहीं लग रहा हम 6th क्लास का पढ़ रहे हैं कुछ, है ना? शर्म आनी चाहिए, मेरे से मेहनत करवा रहे हो। Also known as information system, information technology system. Nowadays it is very common to see the computer system being used in the almost every type of business. सर सारे चैप्टर ऐसे ही होने चाहिए, है ना? आइए, अच्छा बहुत सारे टीचर ना इसको बोल देते हैं घर से पढ़ लेना खुद, इजी है, क्योंकि मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनको, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना? आइए, अब कह रहा है थिंक अबाउट हाउ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मैंने सब कुछ थिंक करवा दिया यार आपको, कितना ही थिंक करोगे आप, बहुत थिंक हो गया, है ना? आगे आ जाओ। कह रहा है की फीचर ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, देखो सुनना, हलवा है बिल्कुल, हलवा परोसा हुआ है बिल्कुल, इससे क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से, तो समझ लो आपके लिए हलवा है वो, बस आपको खटक खटक खा जाना है। इट मीन्स खटक खटक, समझ पा रहे हो? बस आप ही भावनाओं को समझ पाते हो, और तो बच्चे सोचते ही रह जाते हैं, सर क्या खाने की बात कर रहे हैं, हलवा तो कल बना भी नहीं था मेरे घर, ऐसे सोचते हैं बच्चे। आ जाओ, सुनिएगा, क्या पॉइंट क्या है, प्लीज पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए मजाक नहीं चल रहा है ना? क्या कह रहा है, की फीचर ऑफ ए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के की फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, इनेबल, वाह ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो अभी पता चला हमें, आता है या नहीं आता? अगला, एक्यूरेसी इन द डाटा प्रोसेसिंग एंड, वाह मजा आ गया, आगे, एबिलिटी टू प्रोसेस, वाह, लार्ज, ओ, इंटीग्रेशन बिटवीन द, सब कुछ बोल दिया था मैंने वैसे हवा हवा में, आगे आइएगा, बेटर सिक्योरिटी एंड लेस, ध्यान से पढ़ना इसको, टू द ह्यूमन, ध्यान से पढ़ रहे हो ना, कुछ गलत नहीं लिखा, ये इधर उधर मत कर लेना, कहीं सर्च मार दो, आ जाओ, आ रहा है ना? ह्यूमन एरर कम होते हैं, प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कहीं पे भी आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना? भाई तू सर्च मारने लगा क्या? नहीं, रात को अकेले अकेले, आ जाओ, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, कनेक्टिंग और, अपने दिन याद आ गए दीदी को, है ना? कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, तो जब ऑटोमेटेड सिस्टम में अपन काम कर रहे होते हैं तो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी हमारे पास आ जाती है, हम कहीं से भी कैसे भी कनेक्ट करके नेटवर्किंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आया? क्या ये सब पढ़ाऊं क्या आपको? डूब के मर जाओ। आइए, कह रहा है देखना, कह रहा है इफ ए कंपनी यूजेस इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम विज सैप ओरेकल, बता दिया आपको, देन इट इज कंसिडर्ड मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑडिट। आसान समझ रहे हो क्या? सिस्टम समझने में ना सर फट जाएगा, इंजीनियर थोड़ी हो आप, आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ ए कंपनी इज यूजिंग एन ऑफ द सेल्फ, है ना, accounting software, then it is likely to be less automated and hence less complex environment। ये क्या होता है ऑफ द सेल्फ? मैं बता दूं, ये होते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जैसे टैली है, सबको पता है रेडीमेड है, तो ये हमने तो नहीं बनवाया, हमारी कंपनी ने तो नहीं बनवाया,
तो कह रहा है ऑफ द सेल्फ है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा होती है लोगों को, तो लोग वो लगा लेते हैं, तो वहां पे ज़्यादा ऑटोमेटेड नहीं होता, बस वो सॉफ्टवेयर जब यूज होगा तो ऑटोमेशन हो रहा है। करेक्ट, लिए डिजाइन करे जाते हैं, वो कस्टमाइज करे जाते हैं। आ रहा है समझ में आपको? वो बिजनेस के हिसाब से बनते हैं। डन, कि भैया बैंक का बिजनेस है तो बैंकिंग के हिसाब से बनेगा, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनेगा, कुछ खरीदने बेचने का कच्चे का बिजनेस है कच्चे के हिसाब से बनेगा, ओ सॉरी बिजनेस के हिसाब से बनेगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आइए आगे चलो। कह रहा है रेलिवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट। देखिएगा, अब आप ही मेरे को बता दो क्या कुछ रेलिवेंस रखता है आईटी आपके ऑडिट में? आप यार अगर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो सारा का सारा ही रेलिवेंस है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप पुराने जमाने के वो रिजिड वाले बिना कैलकुलेटर वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मुश्किल हो जाएगी। आ रहा है? आपको नए जमाने का बंदा चाहिए रहेगा फिर, तो आप में से कोई जाएगा फिर? हाँ, आप नए जमाने की नई जनरेशन, देश की इज्जत आबरू हो। आइए, समझ में आ रहा है आपको? आइएगा मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इजी है। कह रहा है व्हेन ए बिजनेस ऑपरेट्स इन मोर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इट इज लाइकली दैट वी विल सी द सेवरल बिजनेस फंक्शन एंड एक्टिविटी हैपनिंग विद इन द सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ। है ना, हमें ये सारे एस्पेक्ट कंसिडर करने होते हैं। देखिएगा, कंपटीशन एंड कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली कैरिड आउट, ये सब तो अपने आप ही हो जाएगा। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट कंपटीशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो उसका आप सिस्टम चेक करोगे। समझ में आ रहा है आपका? कह रहा है कि कंपटीशन और कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली हो रही है वहां पे, तो वहां पे बस सिस्टम चेक कर लेना तो वो ठीक हो रहा होगा। आइए, कह रहा है अकाउंटिंग एंट्री आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल सब लेजर टू द जनरल लेजर पोस्टिंग आर ऑटोमेटिक, तो सब लेजर बनाए जाते हैं, उसमें से जनरल लेजर में वो अपने आप ट्रांसफर होती है, तो उसका सिस्टम चेक करोगे आप। आगे आइए, कह रहा है बेसिक पॉलिसीज प्रोसीजर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर द जनरल अप्रूवल, कस्टमर क्रेडिट लिमिट चेक आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली। तो ये जो सारा काम होता है ये कैसे होता है मेरे बच्चे? ऑटोमेटिक तरीके से होता है। बैंक भी अगर आपके कोई आपका फंड अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसने भी कुछ ऑटोमेटिक तरीका डिसाइड करा हुआ है कि आपके पास एक पासवर्ड होगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने वो ट्रांजैक्शन करी है, तब वो आपका पैसा निकाल के किसी और के अकाउंट में डालता है। समझ में आ रहा है? आगे चलें, आगे चलें क्या? कह रहा है रिपोर्ट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट एंड द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल डाटा रेजिंग रिपोर्ट। कह रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो आजकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही निकल रही है, तो उसी पे हमें रिलाई करना पड़ता है और उसी के थ्रू अपन ऑडिट भी करेंगे। तो वो सिस्टम जो बना हुआ है उसके उसको चेक करके उसके थ्रू जो रिपोर्ट निकल रही है उससे हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे। आया? आगे देखिए, कह रहा है यूजर एक्सेस सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग द सिस्टम रोल टू द यूजर्स, फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कैन बी एनफोर्स इफेक्टिवली। तो कह रहा है यूजर एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे होते हैं? बाय असाइनिंग द सिस्टम रोल टू द यूजर, है ना। तो यूजर इंटरफेस भी सिस्टम के थ्रू ही डिसाइड होता है। जैसे आप अमेजोन की बात कर लो, कैसे हो रहा है बिजनेस? सारा साइट से हो रहा है। अब वहां पे अगर आप रजिस्टर कर रहे हो एज ए बिजनेसमैन तो वो आपका यूजर इंटरफेस दे रहा है आपको। कंपनी के पास अपने उसने अपने आप पास चीजें रखी हुई हैं, कुछ कंट्रोल आपके ऊपर लगाए हुए हैं, कुछ कंट्रोल अपने ऊपर लगाए हुए हैं। आ रहा है? एक एक बिजनेसमैन का लॉगिन अलग है, कस्टमर का लॉगिन अलग है। आ रहा है आपको समझ में? चले आगे, आइए ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कह रहा है कंपनी, सुनिएगा, कह रहा है कंपनी ड्राइव द बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी सिस्टम एज एन इनेबलर टू द सपोर्ट द वेरियस बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटी। सही बात है। कह रहा है आईटी किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? एक इनेबलर की तरह। वो आपको इनेबल बना रहा है कि इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप काम कर पा रहे हो और आप एक्सेल कर पा रहे हो, आप ग्रोथ कर पा रहे हो। सपोर्ट है ना ऑफ वेरियस बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटी को वो सपोर्ट कर रहा है। सुनिएगा, अब आपकी बात हो रही है। कह रहा है ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड दी रेलिवेंस ऑफ दीज आईटी सिस्टम टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है आपको? अब ऑडिटर को क्या करना है मेरे बच्चे? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये रेलिवेंस। कह रहा है रेलिवेंस ऑफ दीज आईटी सिस्टम टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है सुनिएगा,
कह रहा है ऊपर जितना भी काम हुआ सब किसके थ्रू हुआ, सिस्टम के थ्रू। तो सब कुछ सिस्टम के थ्रू हो रहा है, और आईटी एक क्या है, इनेबलर है हमारे बिजनेस के लिए। तो ऑडिटर को भी मेरे बच्चे वो चेक करना पड़ेगा और रेलिवेंस देना पड़ेगा आईटी को। बिना रेलिवेंस दिए आप ऑडिट ही नहीं कर पाओगे। आप बोलते रहो खराब है सिस्टम, खराब है सिस्टम, खराब है सिस्टम, लेकिन बिजनेस को तो पता है ना कि सिस्टम अच्छा है, उसी की वजह से ग्रोथ हो रही है, तो आपको उसे रेलिवेंस देनी ही पड़ेगी। आया आया आइए। while it is true that the use of the IT system and automation benefit the business by making the operation more accurate, reliable, effective, बटन दब जाता है, and efficient, such system also introduce the certain new risk। बोला ना मैंने, बोला ना, अगर नया कोई सिस्टम आएगा तो उसके साथ नए रिस्क भी आएंगे। न्यू रिस्क इंक्लूडिंग IT स्पेसिफिक रिस्क विच नीड टू बी कंसिडर्ड, असेस्ड एंड एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट। तो वो जरूरी है कि मैनेजमेंट उनके लिए भी कंट्रोल लगाए, एंटीवायरस वगैरह डाले, ऐसा सिस्टम बनाए, फायरवॉल बनाए जिसके थ्रू भैया कोई बंदा आपका डाटा हैक ना कर पाए। मान लो आपका जिस जिस अकाउंट, जिस जिस बैंक में अकाउंट है वो हैक हो जाए, क्या होगा सोच के देखो। सर हमारे में तो कुछ नहीं होगा, पापा से बोल के देखना ये बात। आए देखिएगा, टू द एक्सटेंट दैट इट इज रेलिवेंट टू एन ऑडिट, ध्यान से कह रहा है उस एक्सटेंट तक जितना रेलिवेंट है ऑडिट के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो अंडरस्टैंड करे, एसेस करे, रिस्पॉन्ड करे उन रिस्क को दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आएगा कि सारा जो इन्वायरमेंट है आजकल बिजनेस का वो ऑटोमेटेड होता जा रहा है, तो क्या इस केस में हमारे ऑडिटर को रेलिवेंस देनी चाहिए ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को? अगर टुच्चा क्वेश्चन बनेगा तो, टुच्चा ही तो है ये। तो आप ये सारी बातें लिख दोगे जितनी हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, ऊपर से लेके यहाँ तक, समझ में आया? क्लियर है? हाँ चले आइए अब सुनना। कह रहा है स्टूडेंट में रेफर 315 आइडेंटिफाई करने के लिए, एसेस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन्वायरमेंट फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता था क्या सर ही रेफर करवाते हैं? ये देखो आपका इंस्टीट्यूट आपका मटेरियल रेफर करवा रहा है कि 315 जाके पढ़ो। पढ़ा चुका हूं, आगे चले, आगे चले क्या बच्चे? आ जाओ ध्यान से। कह रहा है इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्राइमरी फोकस इज अराउंड द रिस्क दैट आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमारा प्राइमरी फोकस किस पे रहेगा? जो रिस्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है उस पे रहेगा ना, आ रहा है? लेकिन हाउएवर देयर कुड बी अदर नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट दैट द ऑडिटर मे बी इन्वॉल्व्ड वेयर इन द एरिया ऑफ फोकस कुड बी इंक्लूड those IT risks relevant to the company's compliance and the business operation in addition to the financial reporting risk। कह रहे हैं लेकिन सुनो, ऑडिट के केस में तो कह रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक ही आपका रिस्क वो है, रेलिवेंस है, और उतना ही एसोसिएट रखना है आपको। लेकिन अगर कुछ और भी आपको काम मिलता है तो उस केस में आपका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। मान लो आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ही मिल जाए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी सीए करता है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए आपको फिर सारे रिस्क देखने पड़ेंगे कि किस किस रिस्क से मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को खतरा है। वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो कंपनी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और कौन कौन से रिस्क हैं जो हमें मिटिगेट करने चाहिए और कौन कौन से रिस्क हैं जिनके लिए हमें कंट्रोल लगाना चाहिए। आया? आगे आइए, देखो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल सच एज नॉन ऑडिट एश्योरेंस। जैसा मैंने बोला अभी, किसी तरह का आपको मान लो यही काम मिल गया कि आपको भैया ये देखना है कि कहाँ पे लूप होल है हमारे बिजनेस में। हाँ देखिएगा, इंटरनल ऑडिट मिल गया, आईटी का ऑडिट मिल गया, प्री इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का काम मिल गया, डाटा माइग्रेशन ऑडिट मिल गया, या थर्ड पार्टी एश्योरेंस का काम मिल गया। तो इन केस में आपको सारे रिस्क देखने पड़ेंगे, लेकिन ऑडिट वाले केस में उसने बोला कि जो रिस्क एसोसिएट करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से वही आपको वहां पे कंसिडर करना है ज्यादातर। आया? चले पक्का समझ में आ रहा है? चले आइए सुनिएगा, आप सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा प्लीज। आईएफसी की बात हो रही है। कह रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 देयर इज ए ग्रेटर एम्फासिस गिवन टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। आपको क्या लग रहा था मैं जानबूझ के लिख के लाया हूं? दोबारा बुक में लिखा था, आ जाओ।
फ्रॉम ए रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। सही है, कह रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर बेटा ज्यादा इंफोसिस दिया है कंपनी एक्ट 13 ने। सही है, वो 5 चीजें कौन कौन सी? पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और एक्यूरेसी एंड कंप्लीट रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद हो जाएंगे, याद कर लेना प्लीज। आइए, कह रहा है डायरेक्टर एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वाह, इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क विद इन द कंपनी। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इंक्लूड, ध्यान से, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन दी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल over the financial reporting which include understanding the IT environment of the company and relevant risk and control. We will learn more about the IFC in the further session of this chapter, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। डन। तो सुनिएगा, कह रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ज्यादा इंफोसिस दिया है, और इसलिए एक ऑडिटर को भी क्या करना है, देखना, एक ऑडिटर को क्या करना है मेरे बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रिपोर्ट देनी है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विच इज रिलेट टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी आईटी इन्वायरमेंट की और उससे रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल की, रिस्क और कंट्रोल की। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो आप रेलिवेंस में भी ये बात लिख सकते हो। अरे रेलिवेंस पूछेगा आईटी इन्वायरमेंट की तो ये बात लिख सकते हो कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ज्यादा इंफोसिस दिया है, और उस केस में तो हमें आईटी इन्वायरमेंट भी चेक करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें रिपोर्टिंग देनी है आईएफसी के ऊपर। क्लियर है? नहीं है? चलें, सुनिएगा, और आपको एग्जाम्पल भी दे दिए, देख लीजिए। कह रहा है गिवन बिलो आर द सम सिचुएशन इन विच आईटी विल बी रेलिवेंट टू एन ऑडिट। एग्जाम्पल है ये सब। पहला देखिए, कह रहा है इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द बिजनेस। तो आईटी की समझ होनी चाहिए तभी कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। मान लो आपको समझ ही नहीं है कंप्यूटर की और आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, कर पाओगे ऑडिट ढंग से? नहीं कर पाओगे, आपको कहीं भी घुमा देगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? अगला देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हैज इंक्रीज। क्यों? मल्टीपल सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ सिस्टम है। आ रहा है आपको समझ में? आपने आईएसडी का कंसेप्ट पढ़ा है? आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी के अंदर पढ़ा है? चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी अलग अलग 3 ब्रांच है, लेकिन मैं चाहता हूँ सारा इनपुट एक ही जगह आए, फिर मैं बांटूं कितना किसको भेजना है। समझ में आ रहा है आपको? इनपुट का मतलब तो समझ पा रहे होगे, इनपुट क्रेडिट। डन। तो मैं अपना एक रजिस्ट्रेशन ले लूंगा एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उस केस में सारा इनपुट मेरे पास आएगा, जिसको मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करूंगा, और फिर वो क्रेडिट मैं अपने हिसाब से डालूंगा जो जहां से रिलेट कर रहा होगा। समझ में आया? तो मैं ये इसलिए बोल रहा था कि ड्यू टू सिस्टम आ गया, नेटवर्किंग आ गई, इस वजह से जो ट्रांजैक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हुई है। पहले ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कोई, भैया तेरी वो वाली ब्रांच है, जो वहां का इनपुट है वहीं मिलेगा, वहीं उसका रजिस्ट्रेशन होगा, सिंपल है वो। आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन सिस्टम की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से ट्रांजैक्शन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। कह रहा है हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस ही ऐसा है जो आईटी पे डिपेंडेंट है, वहां ऑडिट करने कोई मैनुअल बंदा चला जाए कैसा लगेगा? अरे भैया 5 दो पहले, बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो वहां पे तो हाईटेक दिमाग भी चाहिए, नहीं चाहिए? तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? आईटी रेलिवेंट है या नहीं है? आया समझ में? जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, सब कुछ हवा में हो रहा है। टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहाँ से पता चलता है? पता नहीं कहाँ से कहाँ फोन लग जाता है, किस वाले टावर से कैसे कनेक्शन होता है, कहाँ से कितना पैसा जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन समझना पड़ेगा जब ऑडिट करने जाओगे तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या हवा में हो रहा है? चले आइए, सर हो तो हवा में ही रहा है। आइए, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आर हाई। जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस, बैंकिंग, रेलवे टिकट, तो वहां पे आईटी लगेगा ही लगेगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है, कैसे संभाल लोगे? डायरी में कर लो, टिकट रजिस्टर कर लो, पर्ची फाड़ के दे दो रेलवे की टिकट की, हो पाएगा? तो वहां पे आईटी चाहिए।
कह रहा है कंपनी पॉलिसी कंप्लायंस, है ना। तो कंप्लायंस के लिए आजकल ई फाइलिंग सब कुछ ई मोड में बना दिया है। फिजिकली कहीं बोला ही नहीं, जाओ इनकम टैक्स में जमा करा के दिखाओ रिटर्न, फिजिकली जाके भगा देगा आपको। आ रहा है। हाँ, और जीएसटी तो वैसे ही पेपरलेस बनाया है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं जाना, किसी भी चीज के लिए नहीं जाना, सब कुछ ऑनलाइन ही, जितना भी पेपर सबमिट होगा जीएसटी के अंदर ऑनलाइन। डन। आइए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंपनी एक्ट 13 की रिक्वायरमेंट है कि आईएफसी और आईटी एक्ट की फॉलो करना है आपको, सही है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉलो करना है। कह रहा है रिक्वायर्ड बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कुछ बिजनेस करने के लिए। क्या होता है ये? आईएसओ सर्टिफाइड लिखते हैं बहुत सारे लोग, लैब वैब वाले। बहुत बढ़िया सर्च मारा है आपने, मैंने भी रात को मारा था। समझ में आया? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्टैंडर्ड फिक्स करती है, जिसके लिए आपको वो चेक करेगी और आपको बता देगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस स्टैंडर्ड में फिट हो रही है या नहीं हो रही, है ना। ऐसे 315 हो गया, ये ढूंढ के पढ़ लेना। नीचे वैसे एब्रीविएशन है सारे, वो आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है। ये क्या है? एसओसी। देख लेना, आईएसओ की तरह ही है ना। ऐसे 315 है, ये है ISAE, ये तो पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पढ़ाया था। सबसे पहले इंटरनेशनल भी होते हैं एसएस, उसमें बताया था ये बनाती है ना। आइएगा, आइएगा, ये पढ़ लीजिएगा। वो बताया गया है कि कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, इनको फुलफिल करने के लिए आपको आईटी का यूज करना पड़ेगा। आइए, इंक्रीज करने के लिए अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, तो आपको आईटी की समझ होनी चाहिए, वरना आप तो कागजों में ही उलझे रहोगे। क्लियर है? आगे चलें। आइए, ये जल्दी जल्दी करवाना चाहिए था आपको। आइए, पढ़ पढ़ दूं? ये पढ़ लोगे घर से? आगे चलूं अगले टॉपिक पे? ये वही बता रहा है, कॉम्प्लेक्स है आईटी, ये सब है, आईटी इन्वायरमेंट है, आपको ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक लगानी पड़ेगी, डाटा एनालिटिक्स यूज करना पड़ेगा अगर आप वो कर रहे हो तो, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहे हो तो। आ रहा है नहीं आ रहा है ये सब? रीड मान लेना, मैं आगे चलता हूँ, अगले पॉइंट पे आ जाऊँ। हाँ, ये पढ़ लें, रिस्क एंड कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पढ़ लें एक बारी। आइए, अगले टॉपिक पे आ गए हैं। अगला टॉपिक क्या है? रिस्क एंड कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। दिख रहा है क्या? कह रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, यानी आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो 315 के हिसाब से ही, बोलो वही काम कर रहे हो आप, बस ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। आए, देखना। कह रहा है इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न दैट इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग आईटी एज पर दी एसए 315। पढ़ा है? कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग हाउ आईटी डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइज, कितना हमारा आईटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज है। अब आपको ये पता चल गया होगा इससे कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे एक मेजर रोल है आईटी डिपार्टमेंट का, सही है। वहीं से सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं एक तरीके से, तो आपको सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा कि आईटी डिपार्टमेंट कितना ऑर्गेनाइज है और कितना नहीं है। कह रहा है आईटी एक्टिविटीज एंड द आईटी डिपेंडेंसीज रेलिवेंट रिस्क एंड कंट्रोल, फिर आप ये असेस करोगे कि इस बिजनेस का कितना डिपेंडेंसी है आईटी के ऊपर। क्लियर है? जैसे अगर मैं बोल दूं अमेजॉन पूरा का पूरा आईटी पे चल रहा है, फ्लिपकार्ट पूरा का पूरा आईटी पे चल रहा है, और जो तुम्हारा ये है जोमेटो, स्विगी, है ना, जितने भी ये ई कॉमर्स बिजनेस है सारे आईटी पे चल रहे हैं, और अदर देन ई कॉमर्स भी आईटी पे चल रहे हैं। डोमिनोज हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सब में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ईआरपी वीआरपी सब में लगा हुआ है, उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। डन। वैसे तो प्रैक्टिकली नहीं है, आप सोच ही नहीं पाओगे बिना आईटी के इन्वायरमेंट के। आप सोच के देखो, बाहर भीड़ खड़ी हुई है, ये दिखेगा आपको बिना आईटी के इन्वायरमेंट के? तो सिस्टम ही नहीं होगा तो। आ रहा है? आइए, कह रहा है गिवन बिलो आर द सम ऑफ द पॉइंट दैट आर ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला?
बताना। कह रहा है नीचे दिए गए हैं कुछ पॉइंट किस चीज के, कि कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देखिएगा सबसे पहले, इजी इजी है सब। कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज। सबसे पहले चेक करोगे भैया कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, उससे आप फैमिलियर होगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम है एंड व्हाट दे आर, मतलब कैसा एक या एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक से ज्यादा है, किस तरह का है, ये आप चेक करोगे सबसे पहले। समझ में आया? नंबर टू, उसका पर्पस देखोगे किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या नॉन फाइनेंशियल के लिए, तो आप उसके बेसिस पे देखोगे रिस्क कितना आ रहा है आपके ऑडिट पे, कितना रिस्क आ रहा है आपके ऑडिट पे, उसके बेसिस पे देख लोगे। अगर फाइनेंशियल के लिए यूज हो रहा होगा तो फाइनेंशियल वाला आप ज्यादा तरीके से देखोगे, नॉन फाइनेंशियल वाला एक बार को आप सैंपलिंग करके चेक कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए। कह रहा है लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकेशन कहाँ है आईटी का जो सिस्टम है, लोकल में लगा है या ग्लोबल यानी कि बाहर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी क्लाउड बेस है या यहाँ पे लगा हुआ है। आगे आइए। आर्किटेक्चर देखोगे किसका, आर्किटेक्चर किसका देखोगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। देखोगे कि वो डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर की तरह यूज हो रहा है, वेब एप्लीकेशन है कोई, या क्लाउड बेस्ड है। ये चारों चीज समझ में आई आपको? क्या क्या? यहीं पे देखो ना, आप क्यों उसमें देख रहे हो यार फोन वोन में, यहीं पे देखो ना। क्या डेस्कटॉप बेस्ड है, डेस्कटॉप बेस्ड मतलब कि सॉफ्टवेयर हमने एक सिस्टम पे लगा दिया, वहीं से एक्सेस होगा, वहीं से काम चलेगा। दूसरा क्लाइंट सर्वर, एक सर्वर बना दिया हम अपने ऑफिस में ही, और बाकी सारे पीसी, बहुत सारे पीसी क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, उन पे सब पे सेम सिस्टम चल जाता है। और या कोई वेब एप्लीकेशन है ऑनलाइन खुलती है वो, या कोई क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। आगे आइएगा। कह रहा है वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग वर्जन में अलग अलग रिस्क हो। हाँ बताओ ना, ऐसा हो सकता है ना, अलग अलग वर्जन में अलग अलग रिस्क हो। हाँ, अरे जैसे आप एप्पल की बात कर लो, पहले फेस रिकॉग्निशन नहीं था, बाद में फेस रिकॉग्निशन आ गया, तो पहले वाले में ज्यादा कम, मतलब बाद वाले में ज्यादा कंट्रोल लगा दिया, पहले वाला ज्यादा रिस्क है। आ रहा है या नहीं आ रहा? देख लो वर्जन। कह रहा है फंक्शन एंड द रिस्क कुड बी वेरी इन द डिफरेंट वर्जन फॉर द सेम एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग वर्जन में उसकी फंक्शन और उसका जो रिस्क है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? एग्जाम्पल दिया फेस लॉक का मैंने। उससे पहले अगर जाओगे तो वो, अरे पैटर्न वाला लॉक भी पहले नहीं होता था, पहले थोड़ा और पीछे जाके देखोगे तो। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड होता है वैसे वैसे कंट्रोल आते हैं, और उसका रिस्क अलग होता है, पुराने वर्जन का रिस्क अलग होता है। फिर क्या चेक करोगे, इंटरफेस विद इन द सिस्टम, किस तरह का इंटरफेस है सिस्टम का। इन केस मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट, अगर अलग अलग सिस्टम एग्जिस्ट है, यानी जैसे अमेजोन में बहुत सारे इंटरफेस होंगे। समझ में आ रहा है आपको? आईटी सॉफ्टवेयर वालों का इंटरफेस अलग होगा कि तुम्हें सब कुछ अंदर का ढांचा दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अमेजोन की अगर मैं बात करूं, मेरे को बाहर कस्टमर बेस वाला सिस्टम दिखेगा, मेरे को इंटरफेस कैसा दिख रहा होगा, कस्टमर की तरह। कोई बिजनेसमैन है उसको इंटरफेस कैसे दिख रहा होगा, बिजनेसमैन की तरह। कोई आईटी का इंजीनियर है जो अमेजोन में काम कर रहा है, उसको इंटरफेस कैसे दिख रहा होगा, सारे हड्डियों के ढांचे दिख रहे होंगे अंदर आईटी के। समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहा? है ना? ऑनर को अलग दिख रहा होगा, सबका इंटरफेस अलग अलग होगा, तो उस तरीके से आप देखोगे कितने इंटरफेस हैं। इन हाउस है वो सिस्टम, या आपने कोई पैकेज सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, ठीक है। आउटसोर्स एक्टिविटी कैसी है उसकी, आईटी मेंटेनेंस के लिए आपने बाहर से बंदे रखे हुए हैं, अरे बाइक की भी तो सर्विस कराते हो, कार की भी तो सर्विस कराते हो, तो आपने आईटी सिस्टम की सर्विस कराने के लिए बाहर से मेंटेनेंस के लिए एएमसी ली हुई है या नहीं ली हुई, है ना? और कैसा सपोर्ट है आपके सॉफ्टवेयर वालों का, की पर्सन कौन है, चीफ आईटी ऑफिसर कौन है ना? ये पढ़ लेना। सीसो भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, डन। तो कौन की पर्सन है आईटी से रिलेटेड, तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी होगी जब आप क्या कर रहे होगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किसी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। समझ में आया? लिख दोगे पेपर में आएगा तो। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप मार्क कर लेना। आपसे पूछा जाएगा कि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हो एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, तो क्या क्या आपको, किस किस पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें आप चेक करोगे। आ रहा है समझ में? समझ में आया? चलें आगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। सुनिए अब,
कह रहा है अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट भी करोगे, सिंपल सी बात है ये तो। हाँ चले आइए, अब देखना ये, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टेबल दिख रही है आपको बच्चा लोग, टेबल दिख रही है, पढ़ना जरा क्या लिखा है। एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच टेम्पलेट दैट कैन बी यूज टू डॉक्यूमेंट अवर अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली किससे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, जो अभी आपने ऊपर इतनी सारी चीजें चेक करी, उसको आप लिखोगे कैसे। ये एक आपको फॉर्मेट दिखाया गया है कि इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन बना लेना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। समझा दूं, देख लो, बस एक लाइन समझाऊंगा, बाकी खुद समझ लेना। कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज, कौन सा यूज कर रहे हो, सैप, पे मास्टर, एसेंट, बजट किंग, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के नाम है। समझ में आया। अगला बोलता है वर्जन कौन सा है इसका, यहाँ पे ठीक कर लेना, वर्जन होगा। भाई सिर्फ मैं गलतियां नहीं करता, देख लो, ये मेरी बुक नहीं है ना। सुनना, इंसान गलतियों का पुतला है, इससे पता चलता है। आइए, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो 1 है, 2 है, 1.2 है, 2.0 है, आ रहा है। अब सॉफ्टवेयर बना किसके लिए है, ये पर्पज है, सही है। देखिएगा, अकाउंटिंग के लिए, सप्लाई चेन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या पेरोल के लिए बनाया है, अप्रेजल के लिए बनाया है, मैनेजमेंट एमआईएस बजटिंग सिस्टम है। एमआईएस होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैनेजमेंट के पर्पज से बनता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव चीजें दिखती हैं, टूल, समरी वमरी वगैरह, इजी होता है वो। समझ में आ रहा है आपको। आगे, लोकेशन, लोकेशन सिस्टम की कहाँ पे है, लोकल है या ग्लोबल है, यानी आपका इंडिया के अंदर सिस्टम है या बाहर है कहीं। देखिए ये वाला सिस्टम कहाँ पे है, यूएसए में है, ये गुड़गांव में है, ये हैदराबाद में है, ये भी हैदराबाद में है। समझ में आ रही है ना टेबल। इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे, जो जो आप सिस्टम एनालाइज करोगे। देखिएगा आर्किटेक्चर कैसा है उसका, कह रहा है क्लाइंट सर्वर वाला है, ये एसक्यूएल लैंग्वेज पे बना हुआ है, सर्वर 2008 वाला है, ठीक है, वेब बेस्ड है, विंडोज है, ओरेकल पे बना हुआ है, ये लोटस नोट्स विंडो पे बना हुआ है, ये वेब बेस्ड और विंडो पे बना हुआ है। ये इस तरीके से आप चेक कर लोगे। क्लियर है। कह रहा है इंटरफेस देख लोगे आप, पे मास्टर का इंटरफेस है, कह रहा है इंटरफेस विद इन सिस्टम, सैप का है, पे मास्टर का, या कोई सा भी इंटरफेस नहीं है। डन। आप देख लोगे ये सब पैकेज है या इन हाउस बना हुआ है, ठीक है। फिर आप देख लोगे आउटसोर्स एक्टिविटी कैसी है, आप बाहर से कुछ काम करा रहे हैं उसमें नहीं करा रहे, कौन की पर्सन है उसका, ठीक है। और ये स्कोप देख लोगे, इन स्कोप मतलब आपके ऑडिट के स्कोप में ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैकेज वाले हैं और ये दोनों इन हाउस है। डन, सही है। तो इन हाउस वालों को आप डिटेल में चेक करोगे, लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपको, रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर में इसे लेना पड़ेगा, इसके लिए तो अलग से ही काम करना पड़ेगा, इन हाउस है तो। समझ में आया। देखो नीचे ये बात लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ, एक बार रीड मारोगे, मैं थोड़ी देर के लिए रोकूं। चलो आ जाओ। हाँ हम कहाँ थे मेरे बच्चा, प्लीज़, आप लोगों की ज़रूरत है मेरे को इसको ख़त्म करने के लिए, इसलिए आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ का क्या लिखा हुआ है, बस ये बता रहा हूँ, घर पे पढ़ना है आपको। कह रहा है सम ऑफ द रिस्क शुड बी कंसिडर्ड, ये सब देखना पड़ेगा। हेलो, ये सब आपको देखना पड़ेगा कि इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही, अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा, डायरेक्ट डाटा चेंज तो नहीं हो रहा, एक्सेसिव एक्सेस तो नहीं हो रहा, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन तो नहीं है, अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं है, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम तो नहीं है, लॉस ऑफ डाटा तो नहीं है। ये सब आईटी से रिलेटेड रिस्क है। ये सब क्या है मेरे बच्चे, पढ़ लोगे। चलिए, अभी अभी होने लगा क्या, मैंने तो बताया ही है अभी। हाँ, अभी ये पॉइंट है बेटा, इसको एक बार ही देख लेना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क दैट इज ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट और कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। कह रहा है आईटी रिलेटेड जो रिस्क हैं उनका फर्क सब्सटेंटिव और हमारे कंट्रोल प्रोसीजर और हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर कैसे पड़ेगा, इसका ये टेबल बना हुआ है। डन, देखना।
फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा, है ना। कह रहा है द अबव रिस्क इफ नॉट मिटिगेटेड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट इन द डिफरेंट वे, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला कह रहा है इम्पैक्ट ऑन द सब्सटेंटिव ऑडिट। सब्सटेंटिव मतलब जिसमें हम डिटेल टेस्टिंग करते थे, उसकी बात चल रही है। तो कह रहा है कैन नॉट रिलाई, कह रहा है कैन नॉट रिलाई ऑन द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। अगर हम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम रिलाई नहीं करेंगे जो डाटा सिस्टम निकाल रहा है। कहने का मतलब है हम उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से देखेंगे, चेक करेंगे कि वो ठीक निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। हम ये नहीं कहेंगे सिस्टम से निकला है तो ठीक ही होगा। एक टेंडेंसी होती है ना ये भी कि सिस्टम से निकला है डाटा तो ठीक ही होगा, सिस्टम से बैंक चार्जेस की एंट्री सब में लग रही है तो ठीक ही लग रही होगी। अगर यही सोच लेते तो वो फाइंडिंग मिलती ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही बोल रहा है सिस्टम डाटा एंड द रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली एंड फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सिस्टम का जो डाटा है उसकी जो रिपोर्ट है उसको सब्सटेंटिवली कंप्लीटनेस से चेक करोगे कि वेदर वो एक्यूरेट रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। नंबर 1। नंबर 2 लास्ट कहता है मोर ऑडिट एविडेंस इज नीडेड। तो हमें ज़्यादा ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी अगर हम कौन सा प्रोसीजर लगा रहे हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, है ना। कंप्लायंस में कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कंप्लायंस में कह रहा है आप रिलाई नहीं करोगे, कैन नॉट रिलाई ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। जो ऑटोमेटेड कंट्रोल यानी सिस्टम के कंट्रोल है उन पे आप रिलाई नहीं करोगे प्राइमा फेसी। समझ में आ रहा है? आप उस नजर से देखोगे कि कंट्रोल हो सकता है कि ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है कि कंट्रोल ठीक से काम ना कर रहा हो। देखिएगा सिस्टम कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर बुल्ट इनटू द एप्लीकेशन। तो कह रहा है इन सब के ऊपर आप रिलाई नहीं करोगे अपरेंटली, आप चेक भी करोगे। अरे कई बार होता है ना इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर जो बनते हैं जिनसे आप इनकम टैक्स निकालते हो, कई बार वो भी गलत रिजल्ट दे रहा होता है। तो आपको पता होता है कि अब तो यार चेंज हो गई स्लैब रेट, अब तो यार ये रिबेट बढ़ गई, पहले 5 लाख थी अब 7 लाख हो गई, लेकिन यार ये सिस्टम में नहीं आ रही। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कह रहा है जो सिस्टम के कंट्रोल है ना, प्राइमा फेसी आप उस पर रिलाई नहीं करोगे जो ऑटोमेटेड लग रहे हैं। डन। आपको उसे चेक करना पड़ेगा डमी एंट्री डाल के, कुछ डमी अकाउंट बना के कि वो कंट्रोल काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आगे आइए, कैन नॉट रिलाई ऑन दी आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। कह रहा है आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल के ऊपर भी आप रिलाई नहीं करोगे, यानी जितने भी कंट्रोल हैं उन्हें आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से देखोगे और आप अपने कंट्रोल के हिसाब से स्टैब्लिश करोगे कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। देखना, कह रहा है सिस्टम डाटा रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली एंड कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के आप सिस्टम के डाटा को देखोगे। मोर सब्सटेंटिव ऑडिट वर्क इज नीडेड। क्योंकि कंप्लायंस क्या होता है कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो चेक करने के लिए आपको सब्सटेंटिव तो करना ही पड़ेगा ना, डिटेल रिपोर्ट तो देखनी पड़ेगी। क्या आप इनपुट डाल रहे हो उससे क्या आउटपुट निकल रहा है ये आप चेक करोगे। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे आइए। अब इसका इम्पैक्ट देख लोगे, इम्पैक्ट दी रिपोर्टिंग, फिर देखोगे कम्युनिकेशन टू दी दो चार्ज विद गवर्नेंस, मॉडिफाई करनी है रिपोर्ट या नहीं करनी, ये इसके हिसाब से आप देख लोगे। तो कहने का मतलब है, सुनिएगा, कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्रोल होंगे उनको स्टैब्लिश करने के लिए आप डिटेल में चेकिंग करोगे। डन। उनके सिस्टम की चेकिंग करनी है, मैं डाटा की बात नहीं कर रहा बार बार। चलें आगे आइए। अब ये लाइन भी यार इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, बस रीड करूंगा समझ में आ जाएगी। कह रहा है फर्स्ट वी मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। पहले रिलाई नहीं करना। कह रहा है वेयर सच रिस्क एग्जिस्ट, दिस मीन्स ऑल द फॉर्म ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन एंड द रिपोर्ट that we obtain from the system for the purpose of the audit has to be thoroughly tested and corroborated for the completeness and accuracy। तो यानी आप उसे अपरेंटली प्राइमा फेसी आपको ये नहीं मानना कि सही रिपोर्ट निकल ली होगी, उसको ठीक से चेक करना है। समझ में आया? उसको ठीक से चेक करना है। कई बार ऐसा लगता है ना, मैं अपना बैंक स्टेटमेंट आप लोग चेक करते हो नेट से निकाल के, तो कई बार ऐसा लगता है यार गलत रिजल्ट तो शो नहीं कर रहा है। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि रात को अगर 12 बजे के करीब आप चेक करोगे ना, तो कई बैंक के सर्वर मेंटेनेंस में होते हैं तो गलत वलत दिखाते रहते हैं वो, तो उस टाइम मैं रिलाई नहीं करता उन पर। तो ऐसे ही जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो सीधा रिलाई नहीं करना, क्योंकि हमें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है। तो हम पहले चेक करेंगे कि ठीक से रिपोर्ट निकल रही है या
नहीं निकल रही, आ रहा है, आ रहा है। अब जैसे बैंकिंग में ना टीडीएस की नॉलेज नहीं होती लोगों को, आपने तो टीडीएस पढ़ा है, आप एक्सपर्ट हो, आ रहा है समझ में कौन से टीडीएस की बात कर रहा हूँ? सैलरी के ऊपर टीडीएस लगता है, कौन सा सेक्शन है? 192। सेक्शन 192 बोलता है कि अगर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बन रहा है तो टैक्स काटना पड़ेगा और उसका टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, या तो ईयरली करा लो या मंथली उसको डिवाइड कर लो। डन, ये कंसेप्ट है। तो बैंक वालों को इतनी नॉलेज होती नहीं, हो सकता है वहां पे उनका टीडीएस के जो प्रोविजन है वो ठीक से ना लगा रहे हो, लेकिन कंप्लायंस तो है, इनकम टैक्स की कंप्लायंस है। अगर नहीं कर रहे तो भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप वहां पे चेक करोगे कि उनका सिस्टम ये कर रहा है, टीडीएस काट रहा है या नहीं काट रहा। नहीं काट रहा तो आप उन्हें बताओगे कि भैया सिस्टम वाले को बुलाओ, ये इसमें इनकॉर्पोरेट कराओ ये वाला सेक्शन। आया नहीं आया? आ गया ये। कह रहा है सेकंड, वी विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द ऑटोमेटेड कंट्रोल कैलकुलेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट आर बिल्ट इनटू द एप्लीकेशन, एडिशनल ऑडिट वर्क मे बी रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो कह रहा है कैलकुलेशन वगैरह को भी आप एक बार रीचेक करोगे अपने हिसाब से, तब उनको मानोगे। थर्ड, कह रहा है ड्यू टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑडिटर रिपोर्ट टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, द ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो मे हैव टू बी मॉडिफाइड इन सम इंस्टेंसेस। तो आपको उसकी रिपोर्टिंग देखनी पड़ेगी कि क्या आपकी रिपोर्टिंग पे इन सब रिस्क का फर्क पड़ रहा है। आया? आ गया ये। अब इस पे आ जाते हैं सीधा, ये सब पढ़ लेना, रिस्क विस्क है ना, अरे इश्क है और रिस्क है, ये वाला पढ़ लेना आप घर से, इजी है ना। चले, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो ज्यादा रिस्की होगा, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स डिजाइन करोगे अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के। चले, आइएगा आप। कह रहा है टाइप ऑफ कंट्रोल इन ए ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, तीन तरह के हैं, कौन कौन से? जनरल आईटी, एप्लीकेशन और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। फ्लो चार्ट समझोगे या आगे चलें? हाँ, देखो, कह रहा है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर, हमारा जो काम है वो क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर का बैलेंस शीट बनेगी, निकल रही है उससे, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो निकल रहा है हमारे सॉफ्टवेयर से बनके। डन। मेजर बिजनेस प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? रेवेन्यू, परचेज, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, पीपी, एचआर, पेरोल, ट्रेजरी, ये सब मेजर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं। डन। तो कह रहा है इसका इंटरनल कंट्रोल आप चेक करोगे, किसका? मेजर प्रोसेसेस का। समझ में आया? आप देखोगे मैनुअल कंट्रोल है, नॉन डिपेंडेंट ऑफ ऑन आईटी, तो मैनुअल कंट्रोल को चेक करोगे, फिर ऑटोमेटेड कंट्रोल को चेक करोगे और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल को चेक करोगे। मैडम आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का यहाँ पे मतलब है कि जिसके ऊपर हमारी आईटी डिपेंड है। आया? अब देखिए ऑटोमेटेड में आप क्या करोगे? कैलकुलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक अकाउंट पोस्टिंग, यूजर का एक्सेस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये सब चेक करोगे। डन? समझ पा रहे हो? और ऑटोमेटेड कंट्रोल में रिपोर्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम किस तरह की आ रही है। तो ये एक तरह का आईटी इन्वायरमेंट हो गया पूरा का पूरा। आईटी इन्वायरमेंट को दो टाइप में बांट दिया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या आ गए? जनरल आईटी कंट्रोल और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। डन। तो एप्लीकेशन कंट्रोल देखना है, जनरल आईटी कंट्रोल देखना है और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल देखना है। ये इस फ्लो चार्ट से बता रहा है कि इतने सारे कंट्रोल आपको देखने हैं इन ए ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। चलें, आइए। अब जनरल आईटी कंट्रोल क्या होते हैं? जनरल आईटी कंट्रोल पढ़ लीजिए एक बारी। कह रहा है जनरल आईटी कंट्रोल आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन एंड द सपोर्ट ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। यानी वहां पे जितने भी एप्लीकेशन कंट्रोल हैं, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उनके लिए जो जर्नलाइज चीजें हैं वो उनके ऊपर आपका क्या कंट्रोल है। समझ में आया? जैसे मैंने बोला था कि सर्वर कैसी जगह पे रखा हुआ है, वहां पे कैसी सिक्योरिटी होती है। आपने वो देखी है मिशन इम्पॉसिबल, अभी नई आई है एक, टॉम क्रूज की, उसमें आप देखना, उसमें वो बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक जगह पे जाके कुछ कुछ चिप विप चुराता है। तो वहाँ का जो कंट्रोल होता है, जैसे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, अरे धूम तो देखी होगी आपने, धूम में वो जाता है कुछ चुराने, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल लगे होते हैं, लेजर वेजर लाइटें लगी होती है, बंदूकें लगी होती हैं, अपने आप गोली चल जाएगी। तो वो बाहर का जनरलाइज कंट्रोल हो गया। एप्लीकेशन कंट्रोल की बात नहीं हो रही है अभी, अभी किसकी? उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए वहाँ का कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, इसकी बात हो रही है। देखिएगा, दे अप्लाई टू द मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड यूजर इन्वायरमेंट कैसा है। डन? आगे आइए।
जनरल आईटी कंट्रोल मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ डाटा, कॉमनली इंक्लूड द कंट्रोल ओवर द फॉलोइंग। जैसे डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, डाटा सेंटर वही बोल दिया मैंने, सर्वर जहाँ पे सारा डाटा रखा हुआ है वहाँ पे कैसा हमने कंट्रोल लगाया हुआ है, वहाँ पे कितनी लेयर ऑफ कंट्रोल है। जैसे पहले कार्ड बैठा होगा, आगे जाओगे फिर एक गेट मिलेगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लिखा होगा, वहाँ पे भी एक गार्ड बैठा होगा, फिर आगे जाओगे बायोमेट्रिक मिलेगा, वहाँ पासकोड डालोगे तब अंदर आपने देखा होगा मूवीज में यार, है ना, वही बोल रहा है। तो डाटा सेंटर कितना सिक्योर है, नेटवर्क ऑपरेशन हमारे कितने सिक्योर है। आगे आइए, प्रोग्राम चेंजेस यानी एक्सेस किस किस के पास है प्रोग्राम में चेंज करने के, है ना। और एक्सेस सिक्योरिटी कैसी है, एक्सेस सिक्योरिटी समझ रहे हो। हाँ, मैंने यहाँ कुछ पासकोड ही नहीं लगाया, कोई भी बच्चा आता है स्टार्ट कर देता है, कोई एक्सेस सिक्योरिटी नहीं है। आया, हाँ। इस तरह से भी बोल सकते हो, आपने फेसबुक अकाउंट देखे होंगे जो आप प्राइवेट नहीं करते, कोई भी आगे एक्सेस करके देख सकता है आपकी चीजें। इंस्टा का अकाउंट कोई भी आगे एक्सेस करके देख सकता है। अगर आप वहां पे कंट्रोल लगा दोगे तो आपने क्या लगा दिया, एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया। आगे आइए, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये किसकी बात हो रही है। जब सुनिएगा, जब हम कोई सिस्टम खरीदते हैं, सिस्टम लगाने के लिए सिस्टम खरीदना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आपने डिजाइन करे हैं एक्विजिशन के। एक्विजिशन समझ रहे हो, सिस्टम को खरीदने के लिए आपने क्या सिस्टम डिजाइन करे हैं। सिस्टम को खरीदने के लिए बोले तो कि पहले आप डिस्कशन करते हो, सबसे आप उनकी कोटेशन मंगाते हो, आप कस्टमाइज वे में देखते हो कि कौन कौन से सिस्टम चाहिए नहीं चाहिए। फिर कह रहा है उसकी अगर आप डेवलपमेंट करा रहे हो उसका क्या प्रोसीजर है, आप अपने पास अगर डेवलप करा रहे हो सिस्टम को तो, और उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने क्या रखा हुआ है। तो ये सब हो गया, सिस्टम की सिक्योरिटी की बात चल रही है जो रखा हुआ है हमारे पास, अभी उसको चला नहीं रहे हम। समझ में आया, डिटेल में पढ़ लोगे। हाँ, ये डाटा सेंटर पढ़ लेना यार, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ठीक। देखो पहला आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा समझा देता हूँ। डाटा सेंटर एंड नेटवर्क, तो कह रहा है ओवरऑल मैनेजमेंट देखोगे कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटी का, है ना, बैकअप, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिकवरी, हेल्प डेस्क, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, क्या क्या है, आ रहा है आपको समझ में। तो ये सर्वर को कैसे सेफ रखें उसकी बात चल रही है। प्रोग्राम चेंजेस में आप देखोगे चेंज मैनेजमेंट कैसा है, अगर आपको प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज का आपके लिए मतलब है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि चेंज की रिक्वेस्ट आप कैसे लेते हो, कैसे चेंज करते हो उस, कोई अगर आपने प्रोग्राम में चेंज करा है उसकी टेस्टिंग कर रहे हो या सीधा का सीधा इंप्लीमेंट कर दे रहे हो, ठीक है, अप्लाई कैसे कर रहे हो उन चेंजेस को प्रोडक्शन में। समझ में आया, आगे आइए। बस ये ध्यान रखना, अंदर का आपको याद रहेगा, एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। प्रोग्राम चेंजेस, आगे क्या था फिर, एक्सेस सिक्योरिटी मैंने बताई दिया आपको, इंस्टाग्राम वाला एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही आप बैंक की साइट में भी देख सकते हो एक्सेस सिक्योरिटी। देखिएगा, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैसा है, सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसी है, डाटा सिक्योरिटी कैसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कैसी है, नेटवर्क फिजिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और डाटाबेस एनालिसिस की कैसे आपकी सिक्योरिटी है। कहने का मतलब है हर तरह की सिक्योरिटी की बात हो रही है एक्सेस सिक्योरिटी में, डन, हर लेवल पे सिक्योरिटी कैसी है। चले पढ़ लोगे, आइए आगे कह रहा है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन। एक्विजिशन में मैंने आपको बताया ना, जब हम कोई सिस्टम खरीद के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं तो हमारा क्या प्रोसेस है उससे रिलेटेड, समझ में आया। प्रोजेक्ट का कैसे ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहे हो आप, कैसे डेवलप करा रहे हो, ठीक है, कैसे आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हो, यानी कोई हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मंगाना है तो आपने 5 सॉफ्टवेयर मंगा के चेक करे कि कौन सा वाला बढ़िया है, या आप बस सीधा उठा के जो मर्जी ले आए अनपढ़ों की तरह। समझ में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है कि एक्विजिशन का सिस्टम क्या है आपके पास किसी सॉफ्टवेयर को लगाने का, डन। कह रहा है एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, अगर आप डेवलप करवा रहे हो तो ये चीजें लगेंगी कि कैसे इनिशिएट हो रहा है, कैसे एनालिसिस हो रही है, क्या डिजाइनिंग में आपका रोल है नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करा रहे हो आप अपने बिजनेस के लिए, आपका रोल होगा नहीं होगा, कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, डन। कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, सॉफ्टवेयर के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बिल्डिंग के नहीं। आगे क्या टेस्टिंग आपने लगाई है, क्वालिटी एश्योरेंस लगाए हैं उसके ऊपर, ठीक है, डाटा कन्वर्जन कैसा है, लाइव जाने का उसमें डिसीजन है या नहीं है, डॉक्यूमेंट और ट्रेनिंग कैसी है उसकी। आपने सॉफ्टवेयर तो लगा दिया और स्टाफ की ट्रेनिंग ही नहीं कराई, ना उसका कोई यूजर मैनुअल बनाया। डॉक्यूमेंट का मतलब समझ रहे हो, यूजर मैनुअल की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर बनाए तो उसका यूजर मैनुअल भी होना चाहिए, जैसे आप आते टीवी भी खरीदते हो यूजर मैनुअल आते हैं, तो वो उसका रिक्वायरमेंट होती है कि भैया वो बनने चाहिए, तभी तो समझ में आएगा लोगों के। आ रहा है, पढ़ लोगे।
यहाँ पे जो बात चल रही है सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की, ये बात आपको समझ में आ रही है किसकी चल रही है? एक्विजिशन का मतलब है किसी एप्लीकेशन सिस्टम को लगाना, उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आप डिजाइन करा रहे हो, डिजाइन कराने का क्या प्रोसीजर है। अगर आप डिजाइन कराने के बाद उसमें काम कर रहे हो तो मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है। आया, पढ़ लोगे। आइए एप्लीकेशन कंट्रोल पे आ जाए, खत्म हो रहा है प्लीज। चलिए, कह रहा है एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल। सही है मैडम, आपकी वाली बात आ गई यहाँ पे। दीदी पूछ रही थी ऑटोमेटेड इनसे कैसे अलग हुआ। अलग नहीं है, बस इन्हें सेग्रीगेट कर दिया, अलग हमने कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है इसलिए। सही है। अभी हमने जनरलाइज पढ़ा था, अब हम एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोनों ही है। कह रहा है मैनुअल भी है और ऑटोमेटेड भी है। देखिएगा, दैट operate at a business process level, that is automated application control are embedded into the IT application, जैसे कि ARP help in ensuring the completeness, accuracy, integrity of data in those system। समझ में आया? नीचे देख लो, नीचे वाला जो एग्जांपल है ना, उससे आपको समझ में आएगा ज्यादा। कह रहा है एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन इंक्लूड, एडिट चेक है उसमें नहीं है, वैलिडेशन ऑफ इनपुट है या नहीं है। समझ रहे हो? अरे कई बार ये होता है ना, आपने देखा होगा कोई फॉर्म होता है, मान लो कोई लेजर है टैली के अंदर, वहां पे आप कोई इनपुट डाल रहे हो, आप लेजर में नाम डालना है डाटा का, आप वहां पे वर्ड डाल डिजिट डाल रहे हो, तो वो खुद ही बता देगा वैलिडेशन की आप गलत वैल्यू डाल रहे हो यहाँ पे, है ना। कई फॉर्म में भी आपने ये बात देखी होगी, वो एरर मैसेज आ जाता है, काइंडली काइंडली फिल द करेक्ट वैल्यू, काइंडली या काइंडली चेंज द वैल्यू, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें एडिट चेक है या नहीं है, वैलिडेशन ऑफ इनपुट वो देता है या नहीं देता, ठीक है। सीक्वेंस नंबर चेक है या नहीं है। सीक्वेंस नंबर चेक समझते हो? आप कभी जैसे टैली में मैं बिल चढ़ा रहा हूँ, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया उसको, तो जब मैं एक ही बिल दोबारा चढ़ाऊंगा ना, मना कर देगा। क्या बोल रहा है वो? तो वो सीक्वेंस नंबर चेक लगा रहा है और बोल रहा है ये तो सीक्वेंस नंबर डाल चुके हो आप। समझ में आया? फिर यूजर लिमिट चेक है या नहीं है। यूजर लिमिट चेक आप एटीएम से भी देख सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? और कई बार आप जब कैश की एंट्री मारोगे टैली के अंदर, तो मान लो कैश में मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ है 10,000 रुपए, और मैं एंट्री डाल रहा हूँ 20,000 की पेमेंट की, तो वो बताएगा तुम्हारा कैश नेगेटिव जा रहा है, कैश तो है ही नहीं तुम पे, 20,000 की एंट्री डल ही नहीं सकती, 10,000 है तो खर्च 10,000 ही कर सकते हो ना कैश। तो ये क्या हो गया? यूजर लिमिट चेक हो गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? आगे देखिए, रीजनेबलनेस चेक। रीजनेबलनेस चेक क्या होता है? ये सब आपने आईटी में पढ़ा होगा, छोटे बच्चे थे जब आप 8th क्लास में। रीजनेबलनेस चेक क्या होता है? जो भी इनपुट डाल रहे हो वो उस फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो चेक करके बता देगी फील्ड, ठीक है। मैंडेटरी डाटा फील्ड बता देगी। तो यहाँ पे जो बात चल रही है, आपको ऐसा नहीं लगा कि सिस्टम में घुस चुके हैं अब एप्लीकेशन कंट्रोल में? एप्लीकेशन कंट्रोल उस सॉफ्टवेयर के कंट्रोल की बात चल रही है अब। जनरलाइज आईटी कंट्रोल मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में एक जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा है उसके लिए हमने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, वो चल रही थी। तो उसमें 4 पॉइंट थे, सुनिएगा। जनरलाइज आईटी कंट्रोल में 4 पॉइंट थे, ये वाले ध्यान रखिएगा। डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एसएस सिक्योरिटी, और एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। ये 4 उस नोट्स में भी लिख लेना आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो। चलें आगे, खत्म हो रहा है बस। मैं आईएफसी नहीं पढ़ाने वाला यहाँ से, आईएफसी आप पढ़ लोगे खुद। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होते हैं? ऐसे कंट्रोल जिसमें आईटी की हेल्प चाहिए हमें। आइए पढ़ लेते हैं। कह रहा है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम दी आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन। समझ में आया? ये इस तरह के मैनुअल कंट्रोल है जिसमें आईटी का अपन यूज कर रहे हैं। आया या नहीं आया? देखिएगा, इन दिस केस इवन दो द कंट्रोल इज परफॉर्म मैनुअली, हालांकि कंट्रोल तो मैनुअली करा जा रहा है, द डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा। जो जो डिजाइन है और जो डिपेंडेंस है वो किस पे है? सोर्स डाटा पे, जो कि कहां से निकल रहा है? आईटी के सॉफ्टवेयर से। समझ में आ रहा है आपको? जो कहां से निकल रहा है? आईटी के सॉफ्टवेयर से।
आया या नहीं आया? अरे आप ये देख लो ना, आप इन्वेंट्री करने गए मैनुअली, तो आपके पास जो वो आएगा ना बेस कि इतनी इन्वेंट्री है, अब ये बेस आया कहां से? सॉफ्टवेयर से। अब वहां पे क्या है नहीं है वो चेक करने जा रहे हो, लेकिन बेस क्या है आपके पास? वो इंफॉर्मेशन। आइए, ड्यू टू द इनहेरेंट डिपेंडेंसी ऑन द आईटी, द इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल रिक्वायर द जनरल आईटी कंट्रोल टू बी इफेक्टिव। तो इन सब के लिए सबसे पहले जनरल आईटी कंट्रोल बढ़िया होना चाहिए, सर्वर आपका अच्छी जगह होना चाहिए, वहां पे सबका एक्सेस नहीं होना चाहिए, चेंज प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर वो अच्छा होगा तो अपने आप बाकी की चीजें अच्छी हो जाएंगी। चलें आगे, आइएगा। अब डिफरेंस दिया है जनरल आईटी, ये आज हुआ नहीं था ना, इसी की कमी थी। नहीं है, अरे ये कट जो हो गया था आज। जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल दोनों में डिफरेंस है, आपको पता है यार, है या नहीं? बताओ, देखो कह रहा है दीज टू कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल ओवर द आईटी सिस्टम आर इंटर रिलेटेड, है या नहीं है? ये वाला कंट्रोल अगर बढ़िया होगा तो ये भी बढ़िया हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड द जनरल आईटी कंट्रोल इन सच दैट जनरल आईटी कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। सही है? एंड बोथ आर नीडेड टू एंश्योर द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू द आईटी सिस्टम। दोनों का तो एक ही पर्पज है। चलें आगे, आइए टेस्टिंग मेथड पढ़ लेंगे। क्या क्या है? वही है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस। ये पढ़ लेना घर से, है ना? ये पढ़ लेना। इंक्वायरी में वो आप इंक्वायरी करोगे कि ये वाला क्यों टैब आया, वो वाला टैब क्यों आया, ठीक है? इंस्पेक्शन में आप डाटा डाल के देख लेना, रीपरफॉर्मेंस में डाल के देख लेना। अब है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, देखना वही सब है, ये पढ़ चुके हो पांचों। बार बार मैं बोल रहा हूँ पांचों पांचों, तो पांचों याद होने चाहिए। डन, आगे आइए, ये पढ़ चुके हैं, देखो वन, ये वाला सेक्शन पढ़ लिया, ये वाला रूल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, घर से पढ़ लेना। चले चले, ये ऑडिट कमेटी की, ये स्टेचुटरी ऑडिटर के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना? एप्लीकेबिलिटी इनके ऊपर है। आगे आइए, ये डिटेल में सेक्शन पढ़ लेना, पढ़ा चुका हूं। ऑडिट अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये भी मोर और लेस हमने पढ़ लिया है, मैं बता देता हूँ फिर भी। पहले रिस्क असेसमेंट होगा, अंडरस्टैंड करेंगे और इवेल्युएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, फिर रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, पढ़ लोगे ये चार्ट घर से? सिमिलर, सेम है, आसान है। हाँ बस छुट्टी कर दो सर। डेटा एनालिटिक्स पढ़ लो, बस खत्म। देखो बस खत्म, देखो बस खत्म। अरे इलस्ट्रेशन है भाई, रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग की, ऑब्जर्वेशन इतना मिला, एक्सपोजर ये रिकमेंडेशन, बस। और ये फिर उसके बाद वो है एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, ये डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये पढ़ लोगे। इसके बाद देखो एब्रीविएशन दिए गए हैं, बस। यानी चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे, बस यहाँ तक है। इलस्ट्रेशन में पढ़ाऊंगा नहीं, वो आप पढ़ लोगे। ठीक, आ जाओ, बस ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक्सेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग, ये पढ़ लेना। अरे ये पढ़ लेना, ये बता दिया मैंने, एसेस करना और रिपोर्ट करना ऑडिट फाइंडिंग को, दो चार्ज विद गवर्नेंस को, रीड मार लेना घर से। इधर आ जाओ, बस एक चीज पढ़ानी है, ये जो मैं बोल नहीं पा रहा ना, ये पढ़ाना है, डेटा एनालिटिक्स। सही है, आइए, थैंक यू। सुन लीजिएगा, सेम बात लिखी है, बस रीड मार रहा हूं, है ना? कह रहा है इन टुडेज डिजिटल एज when the companies rely on the more and more on the IT system and the network to operate the business, the amount of the data and the information that exists in these system is मतलब बहुत ज्यादा लार्ज, है ना? एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन को अपन डील कर रहे हैं। कह रहा है ये फेमस बिजनेसमैन रिसेंटली सेड डाटा इज द न्यू ऑयल। सही है, नया ऑयल क्या है आजकल? डाटा है। अगर आपके पास डाटा है, आपके पास सब कुछ है। आ जाइए, कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, ध्यान से प्लीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल, टेक्निक
that are used to tap vast amount of electronic data to obtain the meaningful information is called, यही पढ़ाया था, समझ में आया? देखिए, while it is true that the companies can be benefited immensely from the use of data analytics in terms of increased profitability, better customer service, gaining the competitive advantage, more efficient operation, even auditor can make use of the similar tool and technique in the audit process and obtain the good result. The tool techniques that the auditor use in applying the principle of data analytics are known as the computer assisted audit techniques or CATs in short. समझ गया? समझ गया? अरे आया समझ में? कहने का मतलब क्या है? डाटा एनालिटिक्स के टूल को लगाना ही कैट कहलाता है। डाटा एनालिटिक्स के टूल को लगाना ही कैट कहलाता है। कैट क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के अपने ऑडिट के लिए यूज करते हैं। आया? आइए, अब ये आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। आपने कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाया, रीपरफॉर्मेंस लगाई, इंस्पेक्शन लगाया, ऑब्जर्वेशन लगाया, जो मर्जी लगा के निकालो। जैसे वो अक्षय कुमार करता है, मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, वही रिजल्ट आया। याद है आपको? याद है? भूल भुलैया। आइए, वही वाली बात है, ये भी पढ़ लीजिए एक बारी। डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। प्लीज, टेस्टिंग कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। डाटा रिजाइडिंग इन द आईटी सिस्टम यूजिंग द स्प्रेडशीट, स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स, जैसे कि आइडिया एक ऑडिट टूल है, नीचे ऑब्जर्वेशन की फुल फॉर्म लिखी है, एब्रीविएशन की फुल फॉर्म नीचे लिखी है, आइडिया एक ऑडिट टूल है। ACL ऑडिट टूल है टू परफॉर्म दी फॉलोइंग। अब ये हम टेक्निक लगा के फॉलो कर लेंगे। आइडिया का बताना क्या है फुल फॉर्म, नीचे देख के बताना आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, नीचे एब्रीविएशन में होगा। आइडिया, आइडिया बताना क्या है? ऑडिट कमांड लैंग्वेज, तो ये टूल है भैया, वैसे ही है वो भी, है ना? यानी ये क्या है? ये ऑडिट टूल है जिसको लगा के आप निकाल सकते हो फाइंडिंग्स अपनी। आइए, ये ऑडिट टूल से आप ये सब चीजें चेक कर सकते हो। देखो, चेक द कंप्लीटनेस ऑफ डाटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन ईदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्ट। यही बोला था मैंने, दोनों में से कोई सा लगेगा। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑडिट टूल से आप निकाल लोगे सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। रिकम्पिटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डाटा, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया कि लिमिट बढ़ गई है, तो आप अपना माइंड लगाओगे और बोलोगे अब तो लिमिट बढ़ गई है, ये गलत आ रहा है। समझ में आया? तो आपने भी एक तरह का टूल लगाया, डन, है ना? इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, कहने का मतलब वही है, डाटा का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अरे डाटा एनालिटिक्स, डाटा डाटा का क्या हो रहा है? बोलो, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या लगा के? डाटा, डाटा एनालिटिक्स, यानी वो वाला टूल अपन यूज कर रहे हैं, और उस टूल को लगाना ही कैट कहलाता है। कैट का मतलब क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जैसे कि आइडिया और ACL। डन, इसको हम यूज करके हम निकालते हैं कंप्लीटनेस, हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स कैसे कर रहे हैं, हम रिकम्पिटिशन करते हैं, रीपरफॉर्मेंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं जर्नल एंट्रीज की, ठीक है, फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द कंट्रोल डेफिशिएंसी का। सही है? आया या नहीं आया? अरे बोलो मेरे बच्चों। अब देखो, ये यहाँ पे वो करा गया है, एक सिस्टम आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया है, बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। कह रहा है अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग IT,
उसके बाद डिफाइन करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा क्या रहेगा हमारा, अभी जैसे चार्ट बनाया था डॉक्यूमेंटेशन का, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा को, वेरीफाई करते हैं उसकी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एक्सट्रैक्टेड डाटा की कितना कंप्लीट है नहीं है, अप्लाई करते हैं क्राइटेरिया डाटा को ऑब्टेन करने का, फिर वैलिडेट करते हैं, कंफर्म करते हैं रिजल्ट, और उसके हिसाब से आप रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट कर लेते हो कंक्लूजन को। क्लियर है फ्लो चार्ट? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो ये जो हमने तरीका अपनाया ना, ये भी क्या था, ए सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट इज गिवन इन द इलस्ट्रेशन। तो ये कैट को यूज करने का एक तरीका था। चलें आगे, आइए आइए, ये आप घर से पढ़ लोगे, SSN रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग, ये आप घर से पढ़ लेना, इसमें S से 260 है, प्लीज हल्के में मत लेना। कम्युनिकेशन टू दी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की बात करता है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है, ये वैसे हमने चार्ट में डिस्कस कर ली है, आप यहाँ से भी रीड मारोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। इसी के साथ बेटा ये देखो, ये वही वाला चार्ट है जो हमने देखा है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वाला, यहाँ से पढ़ लेना। और इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ। आप ये चीज़ें पढ़ लेना यहाँ से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपोजर, रिकमेंडेशन, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, ये पढ़ लेना। इन सब का मतलब है ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, मतलब बुक आपको समझ रही है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हर चीज़ का मतलब इन्होंने आपके लिए दिया है। ये वाला चैप्टर अब आपके पार्ट पे पेंडिंग है, मेरी तरफ से ये समाप्त है। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।